लैग हो रहा है। ओह, बोलूं? हेलो हेलो हेलो, नमस्कार 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 नमस्कार, गुड इवनिंग। चैट्स क्यों नहीं चल रहे? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ही हो रहा है ना? हाँ, गुड इवनिंग, पर यहाँ थोड़ी दिखने चाहिए, वहां दिखा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या सारे बच्चों को? यस एवरीवन, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? बहुत बढ़िया, नमस्कार नमस्कार, प्रणाम, यस यस यस, सत श्री अकाल, केम छो? मजेमा? भालो आछी, आमियो भालो आछी, तुम्ही केमन आछो? आई एम गुड, हाउ आर यू ऑल? तुम्हारी चैट थोड़ी रुक रुक के आ रही है, एक्चुअली कुछ तो दिक्कत है, क्योंकि अचानक से रुक गई है, क्या हो गया है? तो बेटा तुम्हारी चैट थोड़ी सी रुक गई है, एक साइड में बहुत फास्ट आ रही है यार, इधर भी रिफ्रेश कर दे एक बार, शायद चल जाए। इधर भी एक सेकंड रुक जाओ बेटा, एक सेकंड बस रुक जाओ, एक सेकंड। अब सही है ना? अब सही है। चलो, ऑडियो वीडियो क्लियर है एवरीबॉडी? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। तो आज बेटा देखो, काफी सालों के बाद हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फाइनली पिछली क्लास में खत्म हो गया था, ठीक है? और बहुत ही सुंदर, ये मैं दिल से सच्चाई बता रही हूँ, जेन्युइनली बता रही हूँ, जितने बच्चों के मैं देख पाई, वो टेबल बच्चों ने इतनी सुंदर बनाई थी। जो लोग फर्स्ट क्लास आज अटेंड कर रहे हैं उनको नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, पर जो लोग मेरी क्लासेस पहले अटेंड कर चुके हैं, तुमने इतनी सुंदर सुंदर बेटा टेबल्स बनाई थी। वो जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की लास्ट में टेबल थी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, एंड बहुत अच्छी बात है बेटा, वो आपके खुद की ही हेल्प के लिए है, एंड आई एम श्योर वो सारा रिवाइज करके आए हो, वो सारी चीजें पढ़ के आए हो, तो फिर आज का जो लेक्चर है ना वो आसान होने वाला है, ठीक है? अगर वो सारी चीजें पढ़ के आए हो, जितना भी हमने बेटा कई सालों तक जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को कंप्लीट किया था, बट फिर भी मैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का, पूरे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का एक क्विक रिवीजन दूंगी। हम समाप्ति एक्सप्रेस चलाएंगे और हम पूरे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को एक बारी क्विक रिवीजन करेंगे, और आज हम बेटा स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअल फाइलम्स के साथ में, ठीक है? एक्चुअली बच्चों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भेजा है, पर बेटा मैं सबका नहीं देख पाऊंगी। एक बच्ची पूछ रहे मैम कहाँ भेजा है, बट बेटा इस चक्कर में तुम्हें अपना अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर है तो तुमने मुझे भेजा है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं सबका बेटा खोल के देख भी नहीं पाती, बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो बहुत सारे बच्चों का तो मैं नहीं देख पाती। आपने बेटा अपने आप बनाया होगा, जेन्युइनली बनाया होगा, उतना ही बहुत है, चाहे मेरे तक पहुंचे या ना पहुंचे, ठीक है? आपकी बात जो है मेरे से वैसे करके पहुंच जाती है, उसके लिए मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलो, तो क्या शुरू करें बेटा? आज का टारगेट तो है, वैसे पॉरीफेरा पूरा फाइलम कंप्लीट हो जाएगा, सिलेंट्रेटा की भी बेटा हम इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, लेकिन बेटा शुरू करने से पहले, जैसे कि हम हमेशा आपसे पूछते हैं, एवरीबॉडी, how is the Josh in the chat box? How is the Josh in the chat box to start with today's session? All my Sapola army and all my Arjunas, ठीक है? तो हम शुरू करेंगे बेटा। सबसे पहले साउंड कैसी आ रही है? साउंड तो बढ़िया आ रही है यार, वॉइस तो बढ़िया आ रही है। तो सबसे पहले बेटा हम एक क्विक रिवीजन करेंगे, पिछली क्लासेस का, 4 क्लासेस का रिवीजन करेंगे जो हमने अभी तक पढ़ा है। हमने बेटा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा, जिसे हम आज यूज करेंगे, और आप देखेंगे कि वो पढ़ने का क्या फायदा है, हर फाइलम में आपको कितनी हेल्प मिलती है, आज वो आप समझेंगे, ठीक है? ये होती है ना एनर्जी, ये होती है ना एनर्जी बेटा, ये कमेंट्स में जो एनर्जी दिख रही है ये होती है एनर्जी, बहुत सही। तो बेटा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को एक बार क्विक रिवीजन करिए। हमने सबसे पहला जो बेटा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक यूज किया था, दैट वाज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेटा जो बच्चे पहला क्लास अटेंड कर रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ, ये रिवीजन चल रहा है इसलिए मैंने ऊपर रिवीजन लिखा है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेटा जल्दी जल्दी आप रिवाइज करिए। सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, organ grade of organization, organ system grade of organization, porifera was cellular grade of organization, coelenterata जिसको निडेरिया बोलते हैं वो, और टीनोफोरा was बेटा टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्लैटीहेलमिन्थेस was बेटा व्हाट ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जो टेबल दी हुई थी उसमें प्लैटीहेलमिन्थेस के साथ में
उसमें ऑर्गन के साथ में ऑर्गन सिस्टम भी दिया हुआ था, तो कभी कंफ्यूज मत होना। ऑर्गन वाला सिर्फ एक ही फाइलम है, वो है प्लैटी, उसके साथ में ऑर्गन सिस्टम भी दिया हुआ था, लेकिन ज्यादा करेक्ट अगर आप मानेंगे तो ऑर्गन को ही मानेंगे। ऑर्गन सिस्टम आप बोल सकते हैं एशके हेलमिंथिस अप टू कॉर्डेटा, दैट वाज द फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। नंबर 2 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था सिमेट्री, या तो बॉडी को सिमेट्री मतलब कि डिवाइड कर सकते हो इक्वल भागों में, या तो नहीं कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो उसको किस तरीके से कर सकते हो वो भी एक बात है। अगर मैं बात करूं कि किसी भी प्लेन से बॉडी को पास किया जाए लेकिन वो इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड होगा, वो होता है एसिमेट्रिकल। कौन था बेटा? पॉरीफेरा था एसिमेट्रिकल। अपनी टेबल से देख लो, टेबल से। फिर बेटा एक था रेडियली सिमेट्रिकल और एक था बाइलेटरली सिमेट्रिकल। अगर आप बॉडी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं पासिंग थ्रू ओनली वन प्लेन, तो वो होता है बाइलेटरल। मोर देन वन प्लेन तो वो होता है रेडियल। जैसे मोस्टली पॉरीफेरा एसिमेट्रिकल होते हैं, वैसे रेडियली सिमेट्रिकल में आप पढ़ते हो सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और एकाइनोडर्मेटा के एडल्ट्स भी जो होते हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी होते हैं, राइट। और अगर मैं बात करूं बाइलेटरल सिमेट्रिकल, तो बाइलेटरल सिमेट्रिकल आपको प्लैटीहेलमिंथिस से मिलती है टिल कॉर्डेटा। रिवीजन मैम हमने किया भी हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है यार, ये तो वेरी नाइस। थर्ड बेटा हम बात करते हैं बॉडी प्लान। बॉडी प्लान में आपने पढ़ा है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान और आपने पढ़ा है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। आपने ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में बोला कि यार अगर बॉडी में सिर्फ एक ओपनिंग है जिसके थ्रू एंट्री और एग्जिट हो रही है, तो वो होता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, राइट। वॉइस क्रैकिंग हो रही है क्या? मैं एक बार चेक करा लूं, ठीक है, मैं फिर भी चेक करा लेती हूँ। साउंड जो भी, या तो स्पैम कर रहे होगे या तो जेन्युइनली बोल रहे होगे। वो कहाँ, या मेरा वॉइस चेक करना है एक्चुअली, या मेरी वॉइस को चेक कर लो एक बार फोन से और लैपटॉप से। देखो या तो सच्चाई बता रहे होंगे या तो वो कर रहे होंगे, स्पैम कर रहे होंगे, ठीक है। वॉइस बच्चे कह रहे हैं ऊपर नीचे हो रहा है, एक बार चेक कर लो। फोन से भी चेक कर लेना और उससे भी चेक कर लेना, लैपटॉप से, ठीक है। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, कोई नहीं बेटा, कई लोग, मैं चेक करा ले रही हूँ, ठीक है। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में बेटा आपने क्या बोला? आपके पास थे सीलेंट्रेटा, आपके पास थे टीनोफोरा और आपके पास थे प्लैटीहेलमिंथिस। और ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान से बेटा आपने चालू किया था एशके हेलमिंथिस अप टू कॉर्डेटा, जहां 2 सेपरेट ओपनिंग होती है, ठीक है। फिर आपने बोला बेटा जर्म लेयर में आपके पास थे बेटा डिप्लोब्लास्टिक और आपके पास थे ट्रिप्लोब्लास्टिक। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, बीच में एक नॉन सेल्यूलर मीजोग्लिया तो होती है डिप्लोब्लास्टिक। पॉरीफेरा में कोई डिफाइंड जर्म लेयर नहीं होते हैं, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक। प्लैटीहेलमिंथिस जो होती है बेटा वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, वहां से लेके एंड तक 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। जर्म लेयर डन हो गया बेटा, सिमेट्री होगी, बॉडी प्लान हो गया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और क्या बचा? सीलोम, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड ट्रू सिलोमेट। एसिलोमेट का मतलब सिलोम एब्सेंट, पॉरीफेरा में सिलोम एब्सेंट, सीलेंट्रेटा में सिलोम एब्सेंट, टीनोफोरा में सिलोम एब्सेंट। प्लैटीहेलमिंथिस में भी सीलोम एब्सेंट होता है, उसमें मेसोडर्म सॉलिड होती है। मैं वॉइस ठीक करा रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं ऑडियो ठीक करा रही हूँ, आप लोग डोंट टेक लोड, ओके। अगर मैं बात करूं बेटा किसकी, अगर मैं बात करूं एशके हेलमिंथिस की, तो एशके हेलमिंथिस में कैसा बेटा सीलोम था? स्यूडोसीलोम था। स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में मेसोडर्म प्रेजेंट होता है बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, राइट। स्टार्टिंग फ्रॉम बेटा एनेलिडा अप टू कॉर्डेटा जो सीलोम होता है दैट इज यूसीलोम, यानी कि ट्रू सीलोम प्रेजेंट होती है। सीलोम डन बेटा। फिर बात करते हैं किसकी? मेटामेरिज्म या मेटामेरिक सेगमेंटेशन की। ये सिर्फ बेटा 3 फाइलम में दिखता है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। बात करते हैं नोटोकॉर्ड की, तो ये एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, मेसोडर्मली डिराइव्ड होता है। कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है ओनली एंड ओनली डॉर्सल साइड पे, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो कंप्लीट या इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। जिनमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है उनमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है उसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी एशके हेलमिंथिस से कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम चालू हो जाता है। रेस्पिरेशन की बात करूं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम बेटा आर्थ्रोपोडा से चालू होता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं तो वो एनेलिडा से चालू होता है, ठीक है। अरे यार मेरी क्लास ही ना डिस्टर्ब, फिक्स कर रही हूँ यार वॉइस, यार 2 मिनट पेशेंस के साथ सुनो, मैं रिवाइज ही तो करा रही हूँ ना, क्या नया पढ़ा रही हूँ? कुछ नया तो नहीं पढ़ा रही हूँ, इतनी खराब आ रही है क्या? और ये बेटा पहली बात 5वीं क्लास में आ रहे हो, और जो भी नए बच्चे हैं प्लीज डोंट स्पैम की गो स्लो। आई एम जस्ट मेकिंग यू ऑल रिवाइज द थिंग्स, आई विल नॉट बी स्लो बेटा। और अगर इसके लिए आपको मैम रूड लगती है तो मैम रूड ही है भाई, मैं रिवीजन करा रही हूँ, 10 मिनट सिर्फ रिवीजन के लिए बेटा, इसमें क्या स्लो होंगी?
आपको पढ़ के आना चाहिए बेटा। डॉक्टर बनने के लिए आए हो, पेशेंट बनने के लिए आए हो, पढ़ाई करके आया करो यार। दिस इज रिवीजन। और जो बच्चा बेचारा पढ़ के आया है, जो बच्चा जेन्युइनली पढ़ता है, जो बच्चा सिंसियरली क्लास में पढ़ता है, उसका तो तुम टाइम बर्बाद करोगे, क्योंकि तुम कहोगे कि मैम आप इसको भी धीरे धीरे पढ़ाओ। उस बच्चे की क्या गलती है जो पढ़ के बैठा है? हाँ, तो ये स्लो फास्ट का खेल मत करो बेटा। जो मैम पढ़ा रही है जिस तरीके से, हाँ मुझे पता है कि कभी कभी हो सकता है गलती से यार तेज भाग गए हम, गलती से स्लो हो गया, गलती हो सकती है अपन से, तब सुन लेंगे बेटा, लेकिन ये तो रिवीजन है ना यार। अब ठीक है वॉइस, अभी वॉइस ओके है ना? चलो, वॉइस की प्रॉब्लम तुम्हारी जेन्युइन है, लेकिन यार तुम स्पीड बेटा रिवीजन करा रही हूं यार, रिवीजन के लिए तो मत बोलो यार, हैं? चलो बेटा देखो, ठीक है? हाँ, अभी आवाज ओके है ना? आवाज की बात मैं जनरली समझ रही हूं, तो मैं पूछ भी रही हूं बेटा, लगी पड़ी हूं साथ में, तुम्हारी क्लास भी देख रही हूं, चैट्स भी देख रही हूं, आवाज भी ठीक करा रही हूं। अपन मर जाएंगे बेटा यूनिसेल्यूलर, एक सिंगल अपन यूनिसेल बन जाता है, सिंगल सेल एक्टिंग एज लाइक ऑल द प्लेसेस, सफाई भी, शॉपिंग भी, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, ठीक है? चलो स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करें, ठीक है ना यार? ठीक है, यहां तक एंथे से ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम समझाने की कोशिश करी थी कि किस किस के पास बेटा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। देखो बेटा, ये जो टेबल तुमने बनाई है ना यहां तक बच्चों, यहां तक टेबल बनाने का फायदा क्या होगा आज तुम्हें समझ में आएगा। और आज तुम उस चीज की जब एप्लीकेशन करोगे, होता क्या है ना बेटा, जब आप कोई भी थ्योरी पढ़ते हो और आगे जब उसकी एप्लीकेशन आती है और तुम वो क्वेश्चन, जैसे फिजिक्स है फॉर एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, तो जब फिजिक्स में कोई भी तुम फॉर्मूला पढ़ते हो और थ्योरी पढ़ते हो, वैसे फिजिक्स में तो अक्सर मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं थ्योरी ऐसा समझती थी बेटा, आज तो मैं कमाल कर दूंगी, आग लगा दूंगी, ऐसे मैं सोचती थी। जैसे ही बेटा उस पे मेरे को सर क्वेश्चन देते थे ना, तो मुझे समझ आता था मुझे अप्लाई नहीं करना आ रहा। हालांकि मेरी प्रॉब्लम थी बेटा, मेरे को डर लगता था, मैं टीचर के पास डाउट्स पूछने के लिए नहीं जाती थी, ठीक है? प्रैक्टिस कम करती थी, तो फिजिक्स तो ज्यादा टाइम मांगता है, और अगर आप उसका टाइम छीन के बायो को दे दोगे तो फिजिक्स में मेरे जैसा हाल हो जाएगा, वैसा नहीं करना है ना? तो एक बात तो ये, तो बोल क्या रही थी मैं, डेविएट हो गई। मैं क्या बोल रही थी बेटा, मैं गजनी बन जाती हूँ, ठीक है? मैं क्या बोल रही थी, मैं ये बोल रही थी, मैं क्या बोल रही थी, अरे यार छोड़ो यार, अब मेरी बेइज्जती हो रही है, ठीक है? हाँ, मैं ये बोल रही हूँ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। तो अगर मजा कब आता बेटा, मजा तब आता जब तुम फॉर्मूला पढ़ते और अप्लाई करते हो उसको, है ना? फॉर्मूला पढ़ के अप्लाई करते तो मजा आ जाता है कि यार जो पढ़ा वो मैंने अप्लाई भी किया और मेरा क्वेश्चन सही हो गया। अभी तुमने जो भी पढ़ा है उसका तुम एप्लीकेशन करोगे सारे फाइलम्स में, ठीक है? मेरी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है बेटा, मैं थोड़ा सा ऐसे बोलते बोलते ना अचानक से सब भूल जाती हूँ, पता नहीं क्यों। हाय राम, मेरे जैसे मत बनना बेटा, ठीक है? स्टार्ट करें फाइलम पॉरीफेरा, स्टार्ट करें फाइलम पॉरीफेरा। ओए हंसो मत मेरे पे, चलो स्टार्ट करें फाइलम पॉरीफेरा, ठीक है ना? हाँ ठीक है, बिल्कुल बेटा। एक दो फाइलम्स अगर आपने ना थोड़ा सा मन लगा के पढ़ा कि किस तरीके से हमें हर फाइलम में पढ़ाई करनी है, आई प्रॉमिस यू, अगर चीजों को थोड़ा सा प्रॉपर अलाइंड तरीके से पढ़ोगे तो चीजें बेटा कसम से सिंपल हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। मैं समझती हूं बेटा कि यहाँ पे काफी एग्जाम्पल से याद करने वाले, बट बेटा हम क्या बनने वाले हैं? डॉक्टर्स। मैंने डे 1 पे बोला है ये एक चैप्टर है जो थोड़ा थ्योरेटिकल है, बट बेटा फिर आपके बहुत सारे चैप्टर, 90% चैप्टर्स ऐसे आएंगे जो कॉन्सेप्ट वाले हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी प्योर कॉन्सेप्ट, मेरे लिए पानी भिजवा देना यार, प्योर कॉन्सेप्ट। तो यहां लर्न करना है तो बेटा करना है, और मैं जानती हूं कि आप लोग करते भी हो, आप लोग करते भी हो, ठीक है? और इससे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं। हर दिन जो पढ़ाऊंगी वो कोशिश करो जाके याद कर लो बेटा, अगले दिन के लिए काल करे सो आज कर, एकदम लर्न कर लो, चीजें एकदम लर्न होनी चाहिए। और मैं क्लास में बेटा आपको 90% कोशिश करूंगी कि लर्न करवा दूं, याद करवा दूं, ठीक है? अच्छा, पॉरीफेरा की हर फाइलम का ना कोई नाम का सिग्निफिकेंस है कहीं ना कहीं। जैसे अगर मैं पॉरीफेरा को बेटा पॉरीफेरा बोल रही हूं, तो मैं पॉरीफेरा को पॉरीफेरा क्यों बोल रही हूं? अगर आप पहले से पढ़ के आए होंगे तो आप बता पाएंगे कि वाई पॉरीफेरा आर कॉल्ड एज पॉरीफेरा, वाई पॉरीफेरा इज कॉल्ड एज पॉरीफेरा। इसके नाम में बेटा क्या छुपा है? इसके नाम में क्या छुपा है बेटा? पॉरीफेरा का मतलब होता है पोर बियरर्स, जिनकी बॉडी में बहुत सारे छेद हों। ये मैंने एक एनिमल बना रखा है पॉरीफेरा का ही, ठीक है? इसके बॉडी में कई सारे पोर होते हैं, एक्चुअल में इनको बोला जाता है पोर बियरर्स। इनके नाम का क्या सिग्निफिकेंस है? आप लिखना स्टार्ट करिए बेटा, आप लिखना स्टार्ट कीजिए। इसके नाम का क्या सिग्निफिकेंस होता है बेटा? इनको बोला जाता है पोर बियरर्स।
ठीक है, पोर बियरर्स, इनकी बॉडी में काफी सारे पोर्स होते हैं, इसीलिए इन्हें पोर बियरर्स बोला जाता है। और आपने इनका एक और कॉमन नाम पढ़ा है ना, जैसे कि तुम लोगों का सपोला है, तुम्हारे दोस्त बेटा तुम्हें अलग ही नाम से बुलाते होंगे, मेरे दोस्त मुझे अलग नाम से बुलाते हैं, मेरे घर का नाम अलग है, स्कूल का नाम अलग है ना। तो वैसे ही पॉरीफेरा को भी प्यार से और क्या बुलाया जाता है, स्पॉन्जेस। क्या बुलाया जाता है, कॉमनली कॉल्ड एज स्पॉन्जेस। और मैं आपको बताऊंगी भी बेटा कि इनकी बॉडी में ये जो इतने सारे पोर होते हैं उनका क्या सिग्निफिकेंस है। अपने मन से भगवान ने इतने छेद नहीं बना दिए उसकी बॉडी में, उसकी बॉडी में जो इतने सारे छेद हैं उसका कोई ना कोई सिग्निफिकेंस है बेटा, और इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस, कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस, ठीक है, ठीक है, यस। अब देखो बेटा, सबसे पहले हम किसी भी फाइलम के अगर नाम की कोई सिग्निफिकेंस है जो हमें जानना जरूरी है तो हम वो करेंगे। अगर और हर फाइलम के वो जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में वैसे तो मैं एक दो फाइलम्स में आपकी हेल्प करूंगी, लेकिन उसके बाद वाली फाइलम्स में बेटा आप अपनी हेल्प खुद करेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे कि वो कहाँ रहता है, पानी में रहने वाला प्राणी है या टेरेस्ट्रियल है, पानी में भी रहता है तो कैसे पानी में रहता है, समुद्र में रहता है, मरीन वाटर है, या आपके आसपास रिवर, पॉन्ड, लेक यानी कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है। तो ये तो मैं आपको बता दूंगी क्योंकि ये आपको नहीं पता है कि पॉरीफेरा कहाँ रहते हैं, या सिलेंट्रेटा कहाँ रहते हैं, या टीनोफोरा कहाँ रहते हैं, या प्लेटीहेल्मिन्थस कहाँ रहते हैं, वो तो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इसके अलावा हैबिटेट के अलावा आपको बाकी चीजें तो पता होंगी, जैसे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बॉडी प्लान क्या है, जर्म लेयर क्या है, सीलोम क्या है, सेगमेंटेशन क्या है, मेटामेरिज्म क्या है। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है बात, यस। अब देखो मैं सबसे पहले बेटा इसका क्या चालू करने वाली हूं, हेडिंग डालोगे इसी पॉरीफेरा में बेटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, हम इसके बारे में बेटा कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। अगर किसी बच्चे ने बहुत अच्छे से रिवाइज किया है तो बेटा आप खुद से भी लिख सकते हैं ये, एक्सेप्ट द हैबिटेट, बाकी सारी चीजें आप खुद से लिख पाएंगे, ठीक है। और हम बेटा ज्यादा एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाएंगे। जिन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे डायग्राम की जरूरत पड़ेगी तो मैं वो डायग्राम आपको जरूर दिखाऊंगी, लेकिन बेटा अननेसेसरी कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं पढ़ना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। देखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में मैं सबसे पहले बात करूंगी नंबर 1 कि ये व्यक्ति कैसे हैं, इनका हैबिटेट कैसा है, ठीक है, कहां रहते हैं ये भाई साहब। तो ये भाई साहब बेटा कहां रहते हैं, दे आर ऑल एक्वेटिक। आपको कोई भी स्पॉन्जेस या कोई भी पॉरीफेरा टेरेस्ट्रियल नहीं मिलेगा, धरती पे नहीं रहने को मिलेगा, लेकिन एक्वेटिक में भी बेटा ये ज्यादातर बेटा क्या होते हैं, समुद्री। समुद्री का मतलब सी वाटर, मतलब कि मरीन वाटर होते हैं, ज्यादातर मरीन वाटर होते हैं, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर में रहने वाले भी होते हैं, रिवर या लेक या पॉन्ड्स। और उसमें एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है जिसे बोला जाता है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला एक एनिमल का नाम इसमें दिया हुआ है जो पॉरीफेरा है और वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, ऑल एक्वेटिक बट मोस्टली मरीन, मोस्टली मरीन। मरीन का क्या मतलब है बच्चा पार्टी, मरीन का मतलब है मैम समुद्र में, बेटा समुद्र। जिसको हिंदी नहीं समझ में आ रही तो मैं यहां पे लिख देती हूं सी वाटर, ठीक है। फ्यू फ्रेश वाटर, कुछ होते हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। मैं लास्ट में जब एग्जाम्पल लिखवाऊंगी तो मैं लिखवा दूंगी कि वो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज उसे बोलते हैं, उसके नाम से ही समझ में आएगा, ठीक है। फ्रेश वाटर जैसे कि रिवर हो गया, लेक हो गया, ETC, ठीक। लेकिन बेटा इसके आगे के कैरेक्टरिस्टिक्स आप खुद से लिख पाएंगे। अच्छा, पॉरीफेरा सिसाइल होते हैं, ये भी मैं इसी में लिख देती हूँ। सिसाइल का मतलब क्या है, तुम में से भी कई लोग हैं सिसाइल। सिसाइल का मतलब होता है एक नंबर के आलसी, एक जगह बैठ गए। मम्मियां भी बोलती है ना, ये तो एक जगह बैठ गई तो उठेगी नहीं यहां से, अपना चाय का कप तक उठा के नहीं रख सकती है, ये तो इतना आलसी है। लेकिन तुम वैसे वाले सिसाइल नहीं हो कि तुम बेटा चिपके ही हुए हो धरती के साथ में। पर ये जो जैसे बेटा पानी में रहते हैं ना, तो इनका जो बॉटम सरफेस होता है, जो भी नीचे इनका सबस्ट्रेटम होता है, जो भी नीचे इनकी सरफेस होती है, उससे फिक्स होते हैं, उससे अटैच्ड होते हैं, है ना। तो वो मूव नहीं करते, वो सिसाइल होते हैं। सिसाइल का मतलब होता है अटैच्ड, ठीक है। वो क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं
और मूव नहीं कर सकते, हमारे कुछ प्यारे प्यारे अर्जुनास के जैसे, ठीक है। हाँ, मी, सब अपने से रिलेट कर रहे हैं, मी। मेरे को भी बचपन में मम्मी बोलती थी ये तो चाय का कप तक नहीं उठाती, ठीक है। पर बेटा वक्त सब सिखा देता है। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, कप तो कप बेटा, बर्तन भी धोना सीख गए हैं हम, ठीक है। चलो हम क्या लिखेंगे बेटा, दे आर सिसाइल, दे आर सिसाइल। सिसाइल का मतलब फिक्स्ड विद देयर सबस्ट्रेटम, ठीक है। सबस्ट्रेटम का क्या मतलब है बेटा, जहां पे वो रहते हैं उसके नीचे सरफेस, बॉटम सरफेस के साथ में, ठीक है। समझ आ रही है बात? हाँ, वाह 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 कर रहे हैं बच्चे, वाह। चलो चलो डन डन। अब बेटा अब इसके आगे की बातें आप बताइए। इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या लिखोगे? हम शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था, इसीलिए मैंने सबके शॉर्ट फॉर्म्स लिख के रखे थे, ठीक है। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताओ। जर्म लेयर होती है क्या, ये बताओ। इसको भी आगे शॉर्ट में लिखना है तुम्हें बेटा, जीएल। इनमें मैंने कोई बॉडी प्लान बताया है क्या? वैसे इनके पास सिर्फ सेल्स का एग्रीगेशन होता है, ना ब्लाइंड सैक है ना ट्यूब विद इन ट्यूब है, ठीक है। वैसे सेल्यूलर एग्रीगेशन टाइप का बॉडी प्लान बोला जाता है, बट आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो कि डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। यस, तो मैंने बोला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैम सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैम जर्म लेयर डिफाइंड नहीं होती, मैम ये भी नॉट डिफाइंड। क्या इस यहां तक बेटा कोई दुख दर्द समस्या? पहले ये बताओ, क्या ये पढ़ी हुई चीजें ही बेटा हम अप्लाई नहीं कर रहे? जो हमने पढ़ा है बेटा, क्या हम उसी का एप्लीकेशन नहीं कर रहे? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा इसमें सिमेट्री कैसी होती है, नंबर 5, बेटा इसमें सिमेट्री कैसी होती है, तो मैं लिख दूं मोस्टली एसिमेट्रिकल। क्या हमने हैबिटेट के अलावा कुछ इसमें नया पढ़ा बेटा? नहीं, जो पढ़ा हुआ है उसी की एप्लीकेशन है बेटा। और इसीलिए आगे आपको पढ़ते पढ़ते ना चीजें आसान लगेंगी, क्योंकि यार ये तो आपको लगेगा कि आधी चीजें तो हर फाइलम की हमने पढ़ी हुई है। एनसीईआरटी में हर फाइलम की आधी चीजें तो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है ना। इसको फटाफट से नोट करो बेटा। फटाफट से नोट करो। यस एवरीबॉडी। दिशा कह रही है मैम सेल्यूलर कैसे? दिशा बेटा आप सेकेंड क्लास अटेंड करो, सेकेंड क्लास अटेंड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है उसमें एक्सप्लेन किया गया है। बेटा अगर डन हो जाए ना तो मेरे को थम्स अप दे देना। टू इजी, वेरी गुड यार, वेरी वेरी गुड। पक्की बात? अगला करें। सच्ची सच्ची हो गया ना? तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जर्म लेयर हो गया, थैंक यू भैया, बॉडी प्लान हो गया। क्यों? ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू भैया। हाँ चलो नेक्स्ट करते हैं बेटा, क्या? सिमेट्री। सिमेट्री के बाद हम कर लेते हैं कौन सा पॉइंट होगा बेटा? पॉइंट नंबर 6। फिर हम करते हैं सीलोम। क्या इनके पास कोई सीलोम है? इनके पास तो यार कुछ है ही नहीं, इनके पास तो कुछ है ही नहीं, सीलोम भी नहीं है, ठीक है। और क्या बचा बेटा? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जर्म लेयर, बॉडी प्लान, सिमेट्री, सीलोम, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, क्या इनके पास कोई मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है? सिर्फ 3 ही फाइलम्स है जिनमें मेटामेरिज्म होती है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। क्रॉस कर दूं? क्या इनके पास बच्चों नोटोकॉर्ड है? क्या इनके पास नोटोकॉर्ड है? एब्सोल्युटली नॉट।
ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, बस उसी को हम लिख रहे हैं बेटा अपने शब्दों में। कोई दिक्कत बेटा यहां तक? ठीक है। नॉट डिफाइंड मतलब बेटा कोई डिफाइंड बॉडी प्लान इनके पास नहीं है। ठीक है, ये हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, ये हम सिर्फ बेटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, सीलोम एब्सेंट ही है ना, ए सीलोमेट। हाँ सीलोम एब्सेंट है, ए सीलोमेट। अरे क्रॉस का मतलब ही तो कोई सीलोम नहीं है ना सीडो सीलोम ना वो। ठीक है, डन। अब मैं आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में फिजियोलॉजी का मतलब आप वहां पे पढ़ेंगे कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, जहां आप सारी ये सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं, डाइजेशन कैसा, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा, एक्सक्रीशन कैसा, नर्वस सिस्टम कैसा, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ये इनके हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हैं, जो हमने पढ़े हुए हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इसमें इंक्लूड किए। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम आप देखेंगे कि इनकी बॉडी में जो इतने पोर्स होते हैं, इस पोर को क्या बोला जाता है। ठीक है, यस। अब देखो, सुनना मेरी बात बेटा, सुनना मेरी बात। मैं एक डायग्राम बनवाऊंगी। आपका बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है, क्या मैम डायग्राम नीट में पूछा जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। फिर आप बोलेंगे मैम डायग्राम क्यों बना रहे हैं? ताकि जो शब्द एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं उनको हम विजुअलाइज कर पाए। एक एनिमल के बारे में सिर्फ बोलती जाऊंगी, उससे बेटर ये है कि अगर उसका कोई डायग्राम पॉसिबल है तो वो बना के हम समझें कि यार ये ऑस्टिया का क्या मतलब है, ये स्पॉन्जोसील का क्या मतलब है, ये ऑस्क्यूलम का क्या मतलब है। तो हम अब इसकी बॉडी देखने जा रहे हैं। बट क्या हमें बहुत ज्यादा अतिरिक्त ज्ञान में जाना है? नहीं बेटा, आप इनकी बॉडी की लेयर मत पढ़ने लग जाना, क्योंकि आप कई बार कई लोग यहां से भी पढ़ते हैं वहां से भी पढ़ते हैं, फिर कंफ्यूज होते हैं। ऐसा नहीं करना बेटा कि मैं इसकी बॉडी की लेयर बना दूं कि आउटर लेयर को क्या बोला, इनर लेयर को। पर बेसिक जो एनसीईआरटी के टर्म्स है ना, उसको समझने के लिए जरा स्पॉन्जेस की बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं। तो आपको बनाना है क्या? एब्सोल्युटली बेटा, स्पॉन्जेस की बॉडी को जरा बनाने के लिए अगर आप ट्राई करोगे तो देखो कैसी दिखेगी इसकी बॉडी। इसकी बॉडी कुछ ऐसी दिखती है बेटा, छोटा सा बनाना, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। ठीक है, ऐसे बनाओ। ठीक है, अब देखो बेटा, हमने क्या बोला? हमने क्या बोला बेटा? हमने पॉरीफेरा की बॉडी कुछ इस तरीके से दिख रही है। ठीक है, हमने बोला पॉरीफेरा को पॉरीफेरा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनकी बॉडी में बहुत सारे छेद होते हैं। क्या जरूरत है यार इनको छेद की? भाई इनके पास क्या डाइजेस्टिव सिस्टम है? एक बार खुद सोच के बताओ, क्या सोच के बताओ, क्या इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम था जो तुमने पढ़ा है? नहीं ना। क्या इनके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम था, सर्कुलेटरी सिस्टम था, एक्सक्रीटरी सिस्टम था? भाई ये करेगा क्या बेचारा? कोई सिस्टम ही नहीं है भाई। खाना पानी तो इसको चाहिए ना यार। अब खाना पानी में ही जो व्यक्ति रहता है उसको पानी से ही सब कुछ मिलेगा। इसके पास जो बेटा फूड आएगा वो भी पानी के थ्रू आएगा। इसके पास जो एयर आएगी बेटा वो भी पानी के थ्रू आएगी। इसके पास जो बेटा एक्सक्रीटरी, इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो रिमूव होगा, वो भी पानी के थ्रू ही रिमूव होगा। तो यार भगवान ने इसको बनाया ही कुछ इस तरीके से है कि इसकी बॉडी में इतने 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 सारे जो छेद किए हैं जिनके थ्रू बेटा पानी की एंट्री होती है, और ये एक प्रॉपर इनका एक सिस्टम बनाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगी। तो तुम्हें ये जो बेटा इतनी सारी बॉडी में ओपनिंग दिख रही है, इन्हीं को बोला जाता है ऑस्टिया। क्या बोला जाता है बेटा? इन्हें बोला जाता है ऑस्टिया। क्या लिखोगे बेटा ऑस्टिया के बारे में? दी बॉडी पोजेसेस न्यूमरस मतलब बहुत सारे पोर्स थ्रू विच
water can enter called ostia, called ostia। समझ आई बात? सबको समझ आई बात? यस, सबको समझ आई बेटा बात? ठीक है, देबोलीना वेरी गुड यार। उज्जवल मैं बिल्कुल वही कर रही हूं बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा, हालांकि एनसीईआरटी में ये बिल्कुल नहीं दिया हुआ है बेटा कि इसकी बाहर वाली बॉडी वॉल को क्या बोलते हैं, अंदर वाली बॉडी वॉल को क्या बोलते हैं, इसीलिए मैं इनके नाम नहीं लिखवा रही हूं। फालतू का कंटेंट नहीं बेटा, आपको याद करने के लिए ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट है ना। लेकिन आप ये देखो बेटा, ऑस्टिया से क्या हो रहा है? ऑस्टिया आपने उन छोटे छोटे छेद को बोला जिनके थ्रू, मैं ना एक दूसरा ब्लू कलर लेती हूं जो थोड़ा सा अच्छा ब्लू कलर हो ना, जिससे थोड़ा सा दिखे, जिनके थ्रू बेटा इनकी बॉडी में पानी एंटर कर रहा है, उसको तो तुमने बोल दिया ऑस्टिया। अब ऑस्टिया से पानी एंटर करके कहां जाएगा जरा समझना बेटा। देखो यहां से पानी अंदर आया, इस ऑस्टिया, मैंने तो कुछ ही थोड़े ही बना रखे हैं पर बहुत सारे होते हैं ऑस्टिया। पानी अंदर आया, पानी अंदर आया, क्यों पानी अंदर आ रहा है? अभी मैंने तुम्हें बोला कि यार पानी के थ्रू ही बेटा सारा खाना आएगा, पानी के थ्रू ही बेटा एयर आएगी, पानी के थ्रू ही नाइट्रोजनस वेस्ट इनके रिमूव होंगे, राइट। लेकिन पानी बेटा ऑस्टिया से होते हुए इस कैविटी के अंदर आ रहा है। ये बॉडी की कैविटी नहीं है बेटा, दिस इज नॉट ट्रू बॉडी कैविटी। आप सारे बच्चे बेटा मेरे को डिफाइन करके बता सकते हैं ट्रू बॉडी कैविटी को हमने कैसे डिफाइन किया था? जो मीजोडम की स्प्लिटिंग से बनती है, याद आ रहा है? ट्रू सीलोम किसे बोला था? जो मीजोडम की स्प्लिटिंग से बनता है, जो मीजोडम के डिवीजन से बनता है, जिसके दोनों तरफ मीजोडर्म होता है, याद आ रहा है? ट्रू बॉडी कैविटी। अब भैया इसके पास तो बेटा कोई बॉडी कैविटी है ही नहीं, लेकिन इसके पास जो बॉडी के अंदर ये एक ऐसे मटके जैसा है, इसके सेंटर पे जो भी कैविटी दिख रही है, ऑफ कोर्स ये ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू बॉडी कैविटी। लेकिन जो भी इनके अंदर जो स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस को क्या बोला जाता है बेटा? इस स्पेस को बोला जाता है स्पॉन्जोसील। बेटा याद रखना है, ये टर्म्स याद रखने हैं, ये एनसीईआरटी वाले इसीलिए लिखवा रही हूं। व्हाट इज दिस बेटा? स्पॉन्जोसील। मैं इसके बारे में यहीं पे लिख दे रही हूं। क्या बोल सकते हैं स्पॉन्जोसील के बारे में? दिस इज दी सेंट्रल स्पेस। समझ आ रही है बात? ठीक है, यस, दिस इज द सेंट्रल स्पेस। ठीक, अब देखो बेटा, इनकी बॉडी के अंदर पानी ऑस्टिया से अंदर आया, ऑस्टिया से अंदर आने के बाद बेटा कहां गया? स्पॉन्जोसील में। इसी बेटा पानी में एयर है, इसी पानी में फूड है, इसी पानी में वेस्ट प्रोडक्ट है। तो अंदर पानी जो है मूव कर रहा होता है, घूम रहा होता है, घूम रहा होता है, घूम रहा होता है। पर पानी को मूव करने के लिए जब आप बेटा एनिमल टिश्यू वाला एक चैप्टर पढ़ोगे, वो हालांकि तुम्हारे तो डिलीट कर दिया है वो एनिमल टिश्यू में से, एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू, बट जब भी आपने सुना भी अगर होगा, आपने 10th क्लास में भी सुना होगा, सीलिया होती है फैलोपियन ट्यूब में। क्या ये सुना है? क्या आपने बेटा ये सुना है कि आपकी बॉडी में, दिव्यांश बेटा थैंक यू, सुनो मेरी बात, आपने क्या सुना है बेटा सीलिया होती है आपकी फैलोपियन ट्यूब में फीमेल्स में, और वो सीलिया की मदद से अगर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक देखोगे तो ऐसे होता है, ये फैलोपियन ट्यूब होती है और फैलोपियन ट्यूब ऐसे यूट्रस से कनेक्टेड होती है, ठीक है, और यहाँ होता है ओवरी। तो फैलोपियन ट्यूब में जो है फीमेल के अंडा जो होता है, एग जो होता है, वो मूव कर रहा होता है ना? सुना है ना ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब। जिन्होंने नहीं सुना उनको तो मैं बता रही हूँ। तो 9th क्लास में तुमने पढ़ा होगा, आपकी फैलोपियन ट्यूब में सिलिएटेड एपिथेलियम होती है, सीलिया होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्यों होते हैं बेटा? क्योंकि जहां पे भी आपको किसी भी चीज की मूवमेंट करानी है, जहां पे भी बेटा आपको किसी भी चीज की मूवमेंट करानी है, वहां पे आपको सीलिया, फ्लैजिला टाइप के स्ट्रक्चर चाहिए होते हैं। आपकी बॉडी में क्या होता है? सीलिया होता है, जो सीलिया ऐसे 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 मूव कर रहा होता है, जिसके मूवमेंट से आपका जो बॉडी में एग है वो भी मूव करता है। अब यहाँ पे मुझे पानी को मूव कराना है, तो पानी को अंदर ऐसे ऐसे गोल 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 घुमाने के लिए, क्योंकि पानी मूव करेगा तभी पूरा डाइजेशन का प्रोसेस, रेस्पिरेशन का प्रोसेस, एक्सक्रीशन का प्रोसेस, जो भी वो पानी कर रहा है वो सारा प्रोसेस वो कर पाए, इसके लिए बेटा ये जो येलो वाली लेयर देख रहे हो ना बॉडी की, जो स्पॉन्जोसील के पास है, बिल्कुल स्पॉन्जोसील से सटी हुई जो लेयर है, इस वाली लेयर में ना बेटा कुछ सेल्स होते हैं। अब मैं आपको वो सेल्स दिखाती हूँ, ठीक है, पूरी लेयर में होते हैं पर हम इतना सारा नहीं बनाएंगे। इस तरीके के कुछ सेल्स होते हैं, इनको मैं बना के बताऊंगी, ये एनसीईआरटी में दिए हुए कुछ इस तरीके के।
चलो मैं पूरा ही बना देती हूँ, लेकिन तुम में से कुछ महान लोग होंगे जो कहेंगे नहीं तो मैम सिर्फ एक ही पार्ट में होता है क्या, तो पहले ही बना देती हूँ बेटा, अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारूंगी मैं। चलो बना देते हैं, ठीक है। आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी, और मैं इन सेल्स को थोड़ा जूम करके भी बना के बताऊंगी। ये जो मैं पिंक कलर के सेल्स बना रही हूं इन्हें बोला जाता है कॉलर सेल्स, और ये फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, इनमें फ्लैजिला होता है। इन्हें कॉलर सेल्स या क्वानोसाइट्स बोला जाता है, कॉलर सेल्स या क्वानोसाइट्स बोला जाता है, ठीक है। इस तरीके से समझ गए सारे बच्चे, समझ गए सारे बच्चे? यस यस यस। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों इसके बारे में? What are we going to write here बच्चों? This is what? This is called collar cells. This is called collar cells. या फिर इन्हें बोला जाता है क्वानोसाइट्स, कॉलर सेल्स या क्वानोसाइट्स। क्या लिखेंगे इसके बारे में? These are flagellated cell. These are flagellated cells lining the स्पॉन्जोसील। लाइनिंग दी स्पॉन्जोसील का क्या मतलब है? देखो, लाइनिंग दी स्पॉन्जोसील का क्या मतलब है बच्चा? लाइनिंग दी स्पॉन्जोसील का क्या मतलब है? स्पॉन्जोसील को लाइन कर रहे हैं, मतलब स्पॉन्जोसील की एक लाइनिंग बना रहे हैं। जैसे बॉडी के बाहर के सरफेस पर अगर कोई प्रेजेंट होता है उसे बोला जाता है बॉडी की कवरिंग। जैसे मेरी स्किन मेरी बॉडी की कवरिंग है क्योंकि बाहर की तरफ है। जैसे ऐसे समझ सकते हो बेटा, ये ग्लास देखो, ऐसे समझ सकते हो। लाइनिंग और कवरिंग ये बहुत बेसिक टर्म्स है, लेकिन अगर कंफ्यूजन होती है तो उसके लिए बता रही हूं। जैसे ये बेटा ग्लास है ना, अगर मैं बोलूं बेटा ग्लास को ये बाहर से क्या है, ये ग्लास की ये बाहर की क्या है, तो आप बोलोगे कवरिंग। लेकिन अगर मैं ग्लास को अंदर से देखूं और अंदर का पार्ट देखूं ग्लास का, तो ये क्या है? उसकी लाइनिंग। तो अगर बेटा इस ग्लास को इमेजिन करो पॉरीफेरा, तो पानी जो भरा हुआ है वो वाटर कैनाल सिस्टम, वो स्पॉन्जोसील है ना। तो स्पॉन्जोसील को अंदर की तरफ से किन सेल्स ने लाइन किया हुआ है बेटा? किन सेल्स ने? आपकी कॉलर सेल्स ने या फिर आपकी क्वानोसाइट्स ने। क्या समझ गए? क्या समझ गए एवरीबॉडी? यस यस, क्या समझ गए बेटा? यस यस, डन। यस एवरीबॉडी, समझ गए ना? डन, बहुत ही बढ़िया। हमने कॉलर सेल्स के बारे में पढ़ लिया, क्वानोसाइट्स के बारे में पढ़ लिया। मैं इसको अलग से भी बना के दिखाऊंगी कि ये कैसा है, हालांकि उस पर पीएचडी नहीं करनी है अपन को, ठीक है। और एक चीज एनसीईआरटी ने जो दी है कि देखो आने के लिए बहुत सारे, जैसे वो महाभारत में आपने देखा होगा कि वो चक्रव्यूह जो होता है कि अभिमन्यु को जाना तो आता था लेकिन रिटर्न कैसे आना है उसका द्वार उसको नहीं पता था। और यहाँ पे क्या है, जाने के लिए बहुत सारे बेटा ओपनिंग है, यहां से जाओ, यहां से जाओ, यहां से जाओ, यहां से जाओ, यहां से जाओ। पर अगर पानी को एग्जिट करना है तो उसकी सिर्फ एक ओपनिंग है। तो पानी को एग्जिट करना है उसके लिए बेटा इसके पास केवल एकमात्र ओपनिंग है, वो है ये। पानी की एग्जिट के लिए केवल एकमात्र ओपनिंग है और इस ओपनिंग को बोला जाता है ऑस्क्यूलम। इस ओपनिंग को क्या बोला जाता है? ऑस्क्यूलम। आपसे पूछेंगे बेटा कि क्या ऑस्क्यूलम से पानी अंदर भी आ सकता है? आंसर है नो। क्या ऑस्क्यूलम बहुत सारे होते हैं? आंसर है नो। ऑस्टिया बहुत सारे होते हैं, ऑस्क्यूलम सिर्फ एक होता है। सिंगल ओपनिंग फॉर एग्जिट ऑफ वाटर, सिंगल ओपनिंग फॉर एग्जिट ऑफ वाटर। समझ आ रही है बात? यस। फ्लैजिलेटेड का मतलब जिनमें फ्लैजिला हो। मैं आगे बेटा अभी कॉलर सेल्स बना के बताऊंगी, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं स्पॉन्जस की बॉडी के अंदर पानी जो है कहां से कहां की तरफ मूव कर रहा है, तो बेटा आप क्या मुझे बता पाओगे वाटर की मूवमेंट की डायरेक्शन? क्या मैं ऐसा लिख सकती हूं कि पानी जो है ऑस्टिया, ऑस्टिया से होते हुए स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील में होते हुए बेटा ऑस्क्यूलम, ऑस्क्यूलम से होते हुए एग्जिट। क्या ये बात सही होगी?
यस एवरीबॉडी, क्या ये बात सही होगी? यस। तो पानी ऑस्टिया से आया, स्पॉन्जोसील गया बेटा, स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम, ऑस्कुलम से आउटसाइड, राइट? राइट, डन? डन डनाडन डन कर लीजिए, डन डनाडन डन कर लीजिए एवरीबॉडी। मैं आपको बेटा टाइम दे रही हूं, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूं इसको प्रॉपरली नोट करने के लिए, फिर मैं इससे रिलेटेड 1-2 चीजें और बताऊंगी। आप पहले इसे नोट कर लो, आप पहले इसे नोट कर लो, फिर मैं 2 मिनट्स का टाइम आपको सॉरी उसके बाद में इससे रिलेटेड आगे चीजें बताऊंगी, ठीक है? नोट इट डाउन, नोट इट डाउन बच्चों, नोट इट डाउन, कम ऑन, नोट इट डाउन, इट्स ओके। और जिन्होंने नोट ऑलरेडी कर लिया है वो रिवाइज कर लो। हम इसके बारे में बेटा फ्लो चार्ट भी एक बनाएंगे, हम इसका एक फ्लो चार्ट भी बनाएंगे, ठीक है? अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे बेटा, आप मुझे एक बात बताओ, एक चीज रिलेट करके मुझे अपनी बॉडी से बताओ। अगर तुम्हारी बॉडी में, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बॉडी में पूरी बॉडी को सपोर्ट देने के लिए, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि बिल्डिंग खड़ी करने के लिए, ऐसा थोड़ी है कि बेटा बिल्डिंग सोची, ईंटें लगानी चालू की, बिल्डिंग बना दी, ऐसे तो नहीं होता ना बेटा। जब आपने कभी अगर बिल्डिंग बनते हुए देखा है, मकान बनते हुए देखा है, तो आपको पता होगा मकान बनता है ना बेटा, तो बहुत सारी ऐसे ऐसे रॉड्स लगती है, लंबी लंबी रॉड्स लगती है, और फिर बेटा वो एक ढांचा बनता है जिसपे पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है, राइट? तुम्हारी बॉडी में इमेजिन करो कि अगर तुम्हारी स्केलेटन, वेरी गुड, तुम्हारी बॉडी में अगर बेटा बोन्स ना होती तो क्या होता? तुम्हारी बॉडी ऐसे लचीली होती, टेडन टेडन, तुम भी ऐसे कर पाते मस्त, ठीक है? तुम अभी भी कर लोगे, लचीली हो जाती तुम्हारी बॉडी। अभी तुम्हारे पास बेटा सपोर्ट के लिए क्या है? तुम्हारे पास स्केलेटल है। ऑफ कोर्स बेटा इनके पास ऐसा तो कोई सपोर्ट सिस्टम है नहीं, इनके पास कोई बेटा स्केलेटन, बोनी स्केलेटन तो है नहीं, पर इनकी बॉडी वॉल में बेटा सपोर्ट के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आप ऐसा कंपेयर करने के लिए कंपेयर कर सकते हो। जैसे मेरी बॉडी के लिए सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है मेरा बोन्स, मेरे कार्टिलेज, वैसे ही इनकी बॉडी में भी बेटा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आप इनके जैसा ही कंपेयर कर सकते हो, जिन्हें बोला जाता है स्पॉन्जिन फाइबर्स या स्पिक्यूल्स। बेटा कुछ नए टर्म्स हैं बट समझते हुए जाना आसान लगेगा। मैंने क्या बोला? जैसे हमारे पास हमारी बॉडी में सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं, क्या बेटा? अपने बोन्स, अपने कार्टिलेज, वैसे ही बेटा इनके पास सपोर्ट के लिए इनकी बॉडी वॉल में प्रेजेंट होते हैं कुछ कैल्शियम के और सिलिकॉन के बने हुए स्ट्रक्चर्स जिन्हें बोला जाता है स्पिक्यूल्स, और कुछ होती है स्पॉन्जिन फाइबर्स। समझ आ रही है बात? वो इनकी बॉडी वॉल में इस तरीके से बना लो, इस तरीके से बना सकते हो, स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। एनसीईआरटी ने डायग्राम में नहीं दिया हुआ पर लिखा जरूर है, एनसीईआरटी ने डायग्राम में नहीं दिया है पर लिखा जरूर है, इसीलिए बेटा इसे मैं डायग्राम में समझाती हूं। समझ आ रही है बात एवरीबॉडी? यस, क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से आप लिख लो, ठीक है? तो इनके पास क्या है बेटा? ये, और मैं ये सारी बातें ना एक फ्लो चार्ट में आगे लिखवा भी दूंगी, मैं ये सारी बातें बेटा आगे फ्लो चार्ट में लिखवा दूंगी, उसका डर मत लो कि मैम हमें कैसे लिखें, यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है, ये नहीं है। अभी तुम सिर्फ डायग्राम में मार्क करो, मैं ये बातें आगे लिखवा दूंगी, ठीक है? यस, डन डन, फटाफट से बेटा, फटाफट से फटाफट से फटाफट से एवरीबॉडी। यस, और इसे एक बार डन हो जाए तो एक बारी मेरे को बताओ, ठीक है? एक बारी ये हो जाए तो बेटा एक बारी मेरे को बताओ। आपको पता है बेटा जहां से क्वेश्चन आता है, वैसे क्वेश्चन इस पूरे, सुंदर सा डायग्राम बनाए बिल्कुल ऐसा ही, क्वेश्चन इस पूरे पार्ट में से कहीं से भी आ सकता है। इनकी बॉडी, इनकी पॉरीफेरा की एक खास बात है बेटा, जैसे ना हर फाइलम की कोई खास बात होती है, जैसे बेटा इंसानों में भी हर इंसान की, जैसे आपकी बहनों की, आपकी बहन की कोई बेटा एक्स फैक्टर होगा, उसमें आपके पास कोई एक्स फैक्टर होगा। अभी ये मत बोलना मैम मेरे अंदर कोई एक्स फैक्टर नहीं है, जैसे मेरे अंदर कोई एक्स फैक्टर होगा, वैसे ही पॉरीफेरा का जो एक्स फैक्टर होता है, जो इनकी खास बात है, वो है वाटर कैनाल सिस्टम।
रिपीट आफ्टर मी, वाटर कैनाल सिस्टम। वैसे ही मैं आगे सीलेंट्रेटा पढ़ाऊंगी, उनका खास बात होता है उनके पास स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, जहर उगलने वाले सेल्स होते हैं उनके पास, लिटरली बेटा होते हैं स्टिंगिंग सेल। टीनोफोरा की खास बात होती है वो लाइट एमिट करते हैं, चमकते हैं बेटा, चमकते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस। तो हर फाइलम की हो सकता है कोई ना कोई खास बात हो, किसी की नहीं भी हो सकती। वैसे ही बेटा पॉरीफेरा की खास बात होती है प्रेजेंस ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। क्या आप मुझे वाटर कैनाल सिस्टम बिना बेटा मेरे समझाए समझ पा रहे हैं इस डायग्राम से कि क्या यही पूरा डायग्राम वाटर कैनाल सिस्टम नहीं है? क्या यही पूरा डायग्राम वाटर कैनाल सिस्टम नहीं है क्या? वाटर कैनाल सिस्टम का मतलब इनकी पूरी बॉडी में पानी की एंट्री एग्जिट के लिए एक पूरा सिस्टम बना हुआ है जिसे वाटर कैनाल सिस्टम बोला जाता है। दैट इंक्लूड्स माइन्यूट पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया, a cavity called spongocoel, an exit called osculum. This is the water canal system. This is the entire water canal system जो अभी हमने पढ़ा। यही तो इनकी खास बात है यार। लेकिन वाटर कैनाल सिस्टम को कंफ्यूज कर देते हैं बच्चे, और एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। नाम बड़े सिमिलर हैं, बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं ये दोनों। वाटर कैनाल सिस्टम अलग है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम अलग है। वैस्कुलर सिस्टम में पढ़ाऊंगी जब मैं एकाइनोडर्मेटा फाइलम पढ़ाऊंगी, वाटर वैस्कुलर सिस्टम पढ़ाऊंगी जब मैं एकाइनोडर्मेटा पढ़ाऊंगी। ये क्या है? ये पॉरीफेरा है, इसके पास वाटर कैनाल सिस्टम होता है जो इनके लिए क्या क्या काम कर रहा है बेटा। ये इनका वो सिपाही है जो इनके लिए खाना लेके आ रहा है, डाइजेशन, जो इनके लिए एक्सचेंज गैसेस कर रहा है बेटा, रेस्पिरेशन, जो इनका नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव कर रहा है, एक्सक्रीशन। इनफैक्ट बेटा इन भाई साहब के गैमीट को भी ट्रांसफर करने में बेटा ये पानी के हेल्प से ही, देखो इसकी बॉडी में से जो गैमीट्स थे, स्पर्म था या ओवा था, वो यहां से बेटा पानी के थ्रू मूव करके किसी और की बॉडी के अंदर जाएगा। तो ट्रांसफर ऑफ गैमीट यानी रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। अगर आपने बेटा ये पेज नोट कर लिया है तो मैं इसी कहानी का जिस्ट जो है आगे लिखना पसंद करूंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लिखें अगले पेज में, लिखें अगले पेज में बच्चों। यस, यस। तो हम क्या लिख रहे हैं? हम लिखना चाहते हैं sponges have लिख दें, इसके बारे में बेटा मेरे साथ साथ नोट करो। sponges have water canal system, sponges have water canal system। क्या होता है वाटर कैनाल सिस्टम में? इट इंक्लूड्स ऑस्टिया, ऑस्टिया से बेटा स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील से बेटा ऑस्क्यूलम। ठीक है, यस, यस। ऑल्सो बेटा मैं आपको बता देती हूं किसके बारे में, कॉलर सेल्स के बारे में। कॉलर सेल्स कैसे दिखते हैं? ऐसे। इस तरीके का कॉलर सेल में क्या होता है? फ्लैजिला।
इसीलिए इसे फ्लैजिलेटेड सेल्स बोलते हैं। दिस इज द कॉलर सेल। फ्लैजिला क्या करता है? हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ वाटर, हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी की मूवमेंट में हेल्प करते हैं, पानी की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो बात हमने डायग्राम में लिखी है उन्हीं का सारा जिस्ट लिख रहे हैं हम बेटा। बॉडी इज सपोर्टेड बाई, बॉडी इज सपोर्टेड बाई skeleton, skeleton made of spongin fibers and spicules, which is made of calcium or silicon, which is made of कैल्शियम और सिलिकॉन। दैट्स इट बेटा, इनका बेसिक जो बेटा कहानी थी। अच्छा, वाटर कैनाल सिस्टम के सारे फंक्शंस लिख लेते हैं। वाटर कैनाल सिस्टम के बेटा सारे फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड के लिए भी बहुत, मतलब आपके थ्योरी एग्जाम के लिए, स्कूल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, आपके नीट एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, आपके स्कूल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, आपके नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। वाटर कैनाल सिस्टम का बेटा फंक्शन पूछते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम का फंक्शन पूछते हैं। फंक्शन ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। बेटा क्या क्या कर रहा है, बेटा क्या क्या कर रहा है? अभी तो हम सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। क्या क्या कर रहा है? डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, यानी कि फूड लाने में हेल्प कर रहा है, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प कर रहा है, यानी कि एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है, रिमूवल ऑफ बेटा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, एंड रिप्रोडक्शन में भी हेल्प कर रहा है, गैमीट को ट्रांसफर करके। इस तरीके से एक बार देखना, मैं बना रही हूं एक चीज। रिप्रोडक्शन में कैसे हेल्प कर रहा है? बाय ट्रांसफर ऑफ गैमीट। जैसे आप खुद सोच के देखो, आप खुद सोच के देखो, ये एक पॉरीफेरा की बॉडी है, ये दूसरे पॉरीफेरा की बॉडी है। तो इस तरीके से बेटा आप सोच सकते हो कि गैमीट का ट्रांसफर भी इस पानी के हेल्प से हो रहा है, जो वाटर कैनाल सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है, समझ पा रहे हो एवरीबॉडी? तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन में भी हेल्प कर रहा है। रेस्पिरेशन में कैसे हेल्प करता है? क्योंकि इसकी बॉडी सरफेस से ही बेटा एक्सचेंज होती है, इसकी बॉडी सरफेस से ही बेटा एयर की एक्सचेंज होती है। और बॉडी सरफेस से क्यों होती है? क्योंकि भैया वाटर कैनाल सिस्टम जो है इसके पास एक्सचेंज ऑफ एयर, बॉडी सरफेस, सिंपल बॉडी सरफेस से, यानी कि ऑस्टिया के थ्रू ही। ठीक है, डाइजेशन बेटा फूड लेके आ रहा है इसकी मदद से, एक्सक्रीशन क्योंकि पानी की मदद से नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर जा रहे हैं। इसको फटाफट से नोट कर लो यार, इसको फटाफट से नोट कर लो एवरीबॉडी। एवरीबॉडी, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम। फटाफट से फटाफट से फटाफट से बेटा, क्लियर है यहां तक? डन 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 डन। कई बच्चे कमेंट्स में पूछते हैं आफ्टर क्लास कि मैम मॉड्यूल भी पढ़ना है क्या इसके बाद? अगर बेटा आप मेरा पर्सनल सजेशन मानो, मॉड्यूल खरीदना सिर्फ इसलिए कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको। एक जगह पे आपको अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसके लिए आप जरूर मॉड्यूल लो। लेकिन बेटा मॉड्यूल में मैं पहले से आपको बता रही हूं कि आपको काफी सारा अतिरिक्त कंटेंट मिल सकता है। क्या आपको उसे बायो के लिए फॉलो करना है? तो आपको नहीं करना है बेटा फॉलो। आपको सिर्फ बायो के लिए एनसीईआरटी और नोट्स, सिर्फ ये 2 चीजें थ्योरी में फॉलो करनी है।
बेटा आज आपको लगेगा आपके पास बहुत टाइम है, पर जब 11th खत्म हो जाती है और 12th स्टार्ट हो जाता है, आपको तब समझ में आता है कि समय कितना कम था और हमने कितना टाइम वेस्ट किया। तो मॉड्यूल की थ्योरी में अपना टाइम वेस्ट मत करना। अगर वहां पे कुछ भी एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो आपको नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस डेफिनेटली वहां से कर सकते हो, ठीक है? यस, डन 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 एवरीबॉडी, डन 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 एवरीबॉडी, यस, ठीक है। और सबसे अच्छा है बेटा, आपको कोई और बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, आप मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। वहां एक जगह पे इतने क्वेश्चंस हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको मॉड्यूल की हेल्प से हो सकते हैं। दैट्स अ वेरी गुड पार्ट कि आप मॉड्यूल्स अगर लो, ठीक है। चलो अब हम बेटा क्या पढ़ेंगे, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स में बढ़ रहे हैं पॉरीफेरा के, यानी कि हम उसकी फिजियोलॉजी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनमें अगर डाइजेशन दिया हुआ है एनसीईआरटी में तो डाइजेशन कैसा है, अगर रेस्पिरेशन दिया हुआ है तो कैसा है, अगर सर्कुलेटरी सिस्टम है तो कैसा है, रिप्रोडक्शन है तो कैसा है। तो सबसे पहले बेटा हम फिजियोलॉजी में, और फिर मैं आपको एनसीईआरटी भी रीडिंग कराऊंगी। पहले तो आप मुझे बताओ, क्या इनके पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर बेटा इनके पास कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम, या फिर बेटा इनके पास कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्या? पहले आप मेरे को एक बात बताओ, क्या इनके पास कुछ होता है क्या? यस या नो? नहीं ना? नहीं ना? नहीं ना? लेकिन अब कहानी सुनते जाना। अब ऑफ कोर्स बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम इनके पास एब्सेंट है, बट इट इज डाइजेशन परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ, डाइजेशन परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम, ऐसा लिख सकते हैं। डाइजेशन परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम, ऐसा कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, यस। लेकिन एनसीईआरटी में एक चीज लिखी हुई है, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, और यहां से एनसीईआरटी में अगर दिया हुआ है तो सवाल भी पूछा जाता है। अगर दिया हुआ है फिजियोलॉजी मतलब बेटा ये, फिजियोलॉजी मतलब डाइजेशन कैसा, रेस्पिरेशन कैसा, सारे फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर, इंटरनल सिस्टम में जो जो चीजें हो रही हैं, ठीक है बेटा। आप मेरे को एक चीज बताओ, क्या आपको एक्स्ट्रा और इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन पता है? हाँ, इंट्रा या एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन पता है क्या? यस। आपकी बॉडी के अंदर कैसा डाइजेशन होता है तुम्हें पता है? तुम्हारी बॉडी में कैसा होता है तुम्हें पता है? चलो तुम्हारी बॉडी से एक्सप्लेन करती हूँ, तुम्हारा मुंह बनाती हूँ। चलो इसे बनाना है क्या, इसे नहीं बनाना? ये हम अपने किसी अर्जुना का मुंह बना रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये अर्जुना के हमारे बाल हैं कुछ बहुत सुंदर, ये हमारा अर्जुनास का बहुत बड़ा मुंह है, और ये इसोफेगस है। समझने की कोशिश करना, ये स्टमक, बहुत बड़ा सा स्टमक है जिसमें इनको हर वक्त भूख ही लगी रहती है, ठीक है। तो समझने की कोशिश ऐसा करो, तुम्हें नहीं पता है तो मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो तुमने बेटा खाया क्या? मोमोज। तुमने क्या खाए? मोमोज। तो मोमोज को थोड़ा बनाते हैं, इसे बनाना ही, और मोमोज में तुमने बेटा देखो बिना लाल चटनी के तो मजा नहीं आएगा, तुमने इसमें भर के लाल चटनी लगा ली, ठीक है। और कई जो नालायक बच्चे हैं उन्होंने इसमें मेयोनीज भी लगा ली, ठीक है। चलो अब बेटा तुमने इस खाने को खाया, तुम्हारे माउथ से होते हुए, तुम्हारे ईसोफेगस से होते हुए, ईसोफेगस से होते हुए कहां गया बेटा? ये कहां गया? ये तुम्हारे स्टमक में गया, राइट। कहां गया बेटा? ये तुम्हारे स्टमक में गया। अब मेरे पूछने का मतलब है कि इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन बेटा क्या होता है, समझना। जैसे तुम्हारे स्टमक के अंदर तुम्हारा डाइजेशन हो रहा होगा, अब स्टमक में बेटा सेल्स हैं, स्टमक्स बोल रही हूं, स्टमक में तो काफी सारे सेल्स होंगे ना बेटा, होंगे कि नहीं? स्टमक में काफी सारे सेल्स हैं, है या नहीं, राइट। अब तुम्हारा खाना, तुम्हारा जो मोमोज बेटा अंदर गया, जो टुकड़ों में टूट चुका है, अब समझो ऐसे, क्योंकि तुमने बेटा उससे तोड़ा होगा, बाइट किया होगा, च्यू किया होगा, तुम्हारे जो एंजाइम्स हैं, तुम्हारा जो पूरा जूस है, डाइजेस्टिव जूस, वो तुम्हारे सेल से बेटा ऐसे बाहर आता है, और जो तुम्हारा पेट है, पेट का जो खाली स्पेस है, यानी उस पेट की कैविटी में, उस पेट की कैविटी में सारा एंजाइम रिलीज होता है, और फिर बेटा वो डाइजेस्ट करता है तुम्हारे मोमोज को।
समझ आ रही है मेरी बात? समझ आ रही है मेरी बात? इसे एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन कहते हैं। एक्स्ट्रा मतलब आउटर, सेल्यूलर मतलब सेल्स, यानी कि खाना सेल के अंदर नहीं घुसा भैया, सेल से जो उसका सिक्रीशन है, उसका जो जूस है, उसका जो एंजाइम है, वो भाई सेल से बाहर आया। फिर उसने बेटा बाहर आने के बाद तुम्हारी मोमो शोमो पर क्या किया, एक्ट किया और उसको डाइजेस्ट किया। इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। लेकिन इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन उसे कहते हैं जहां जो फूड का कंपोनेंट है वो सेल के अंदर जाए और सेल के अंदर जाने के बाद उसका डाइजेशन हो। क्या मेरी बात समझ आई आप लोगों को? क्या मेरी बात समझ आई? डिड यू गाइज अंडरस्टैंड? तो ठोको ताली इन द चैट बॉक्स। एक्स्ट्रा और इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन अगर समझ में आ गया, इसको कतई नहीं बनाना है बेटा। बड़े आए मोमोज खाओगे, अभी जाके तुम्हें मैंने लालच दिला दिया, अब तुमको बेटा भूख लग तो चुकी ही होगी, मोमोज नहीं तो मैगी तो खा ही लोगे। हाय मेरे मुंह में भी पानी आ गया। ठीक है, समझ आई बात? तो बेटा जी इनमें पॉरीफेरा में स्टार मार्क करना है बेटा। पॉरीफेरा में सेल्स के अंदर फूड जाता है, सेल्स के अंदर फूड जाता है। इनमें दिखता है इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन एनसीईआरटी में दिया है, इसीलिए इसको स्टार मार्क करना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बच्चा पार्टी? इंट्रा का मतलब फूड पार्टिकल्स डाइजेस्टेड विद इन द सेल। जहां पे भी बेटा एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन आएगा वहां पे मैं उसकी डेफिनेशन लिख दूंगी। ठीक है, जहां पे भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन आएगा बेटा वहां पे मैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर की डेफिनेशन लिख दूंगी। ठीक है, तो सेल्स के अंदर खाना गया, फूड का कंपोनेंट सेल के अंदर गया और सेल के अंदर बेटा आपने खाने को डाइजेस्ट किया तो विद इन द सेल डाइजेस्ट हुआ, इसीलिए इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा का मतलब सेल्स के बाहर खाना डाइजेस्ट हुआ। समझ लग गई सारे बच्चों को बात? यस, डन 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 डन। ऑफ कोर्स रेस्पिरेशन वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू हो रहा है, लिख चुके हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम तो है ही नहीं, वाटर कैनाल सिस्टम और वो भी जनरल बॉडी सरफेस। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, इनमें कोई सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, वाटर कैनाल सिस्टम। नेक्स्ट बात बेटा हमें करनी है, बेटा ये आपको पता है इनके पास कोई भी न्यूरॉन्स नहीं होते। डू यू नो नर्वस सिस्टम में पहली बारी न्यूरॉन्स, ये बेटा 10वीं या 9वीं में था, ये 10वीं या 9वीं में था कि पहली बारी न्यूरॉन्स दिखना कौन से फाइलम से स्टार्ट हुआ था। अगर आपने 9वीं क्लास या 10वीं क्लास को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, दैट इज इन सीलेंट्रेटा। आपने हाइड्रा नाम सुना होगा, हाइड्रा में पहली बारी जिंदगी में न्यूरॉन्स देखने को मिले थे। न्यूरॉन समझते हो ना, न्यूरॉन्स जो तुम्हारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है ना, तुमने पढ़ा होगा कि हाइड्रा में पहली बारी न्यूरॉन्स दिखे थे और हाइड्रा जो होते हैं इसके अगले फाइलम का पार्ट है, यानी सीलेंट्रेटा का पार्ट है। किसका पार्ट है? सीलेंट्रेटा का पार्ट है। फर्स्ट टाइम न्यूरॉन्स बेटा सीलेंट्रेट्स में दिखते हैं। इनके पास बेचारों के पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है। समझ लग गई सभी को बात? यस यस। अच्छा, जो बच्चे पूछ रहे हैं मैम पहली क्लास है तो क्या करें, बेटा जो भी सैटरडे संडे आएगा और जो भी बीच का टाइम है इनफैक्ट उसमें आप थोड़ा स्पीड 2x करके फास्ट करके लेक्चर्स अटेंड कर लीजिए। जूलॉजी में तो बेटा पहली 2 क्लासेस बहुत ही स्लो चली हैं, बहुत ही स्लो। हमने थोड़ा पहली 3 क्लासेस इनफैक्ट तो आप इजीली कवर कर सकते हो क्योंकि बिल्कुल ज्यादा टॉपिक्स कवर नहीं हुए। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन 2x की स्पीड में जितना भी आपको ब्रेक का टाइम मिलेगा आप उसमें पढ़ लेना। ठीक है, डन डन एवरीबॉडी? यस। अब देखो बेटा अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो एनसीईआरटी में इनके रिगार्डिंग दी हुई है, दैट इज इनमें कैसा रिप्रोडक्शन दिखता है। क्या ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं?
क्या ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं? क्या ये यूनिसेक्सुअल होते हैं? क्या ये बाइसेक्सुअल होते हैं? और इसको करिएगा आप क्या स्टार मार्क, इसको करिएगा क्या स्टार मार्क। और इसको चेक करने के लिए मैं आपसे थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन करती हूं कि आपको क्या पता है। आप पहले मुझे बताइए कि क्या आप यूनिसेक्सुअल से मतलब समझते हैं कि यूनिसेक्सुअल क्या होता है? डू यू ऑल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ यूनिसेक्सुअल? फर्स्ट यू टेल मी, डू यू गाइज अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ यूनिसेक्सुअलिटी? यस, अरे यूनिसेक्सुअल का तो मतलब बताओ। हम क्या हैं? ह्यूमंस क्या हैं? यूजुअली, मोस्टली। अच्छा, यूनिसेक्सुअल का क्या मतलब बता रहे हो? नो पता है। अच्छा ठीक है, चलो सुनो, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं सारी चीजों की डेफिनेशन भी लिखवा दूंगी। जब आप बेटा किसी को भी यूनिसेक्सुअल, अरे भैया क्या दिक्कत है, जब आप बेटा किसी को भी यूनिसेक्सुअल बोलते हैं उसका मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ एक टाइप के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होंगे। यानी ऐसे एनिमल्स जिन्हें तुम यूनिसेक्सुअल बोल रहे हो उनमें मेल अलग है, फीमेल अलग है। मेल इंडिविजुअल अलग एग्जिस्ट करता है, फीमेल इंडिविजुअल अलग एग्जिस्ट करता है। अब जैसे कि अगर, और बेटा यूनिसेक्सुअल के लिए हम मल्टीपल अलग अलग टर्म्स भी यूज करते हैं। जैसे यूनिसेक्सुअल वाले लोगों को हम डायोशियस भी बोलते हैं, डायोशियस का मतलब भी यूनिसेक्सुअल है, सेम थिंग। लेकिन बेटा अर्थवर्म का एग्जाम्पल देखो, और अगर कभी अर्थवर्म का डिसेक्शन किया हो, जब आप अर्थवर्म को काटते हो ना तो अर्थवर्म के अंदर बेटा आपको टेस्टिस भी मिलता है, और अर्थवर्म के अंदर बेटा क्या आपको ओवरी भी मिलती है। देखो मैं प्लांट के टर्म्स में, प्लांट के टर्म में डिफाइन करना अलग होता है और एनिमल्स के लिए डिफाइन करना अलग होता है। प्लीज दोनों को कंफ्यूज मत कीजिए। प्लांट्स में आप थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। आप मेरी बात पहले सुनिए, मैं यहां पे क्या बता रही हूं, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। प्लांट वाली डेफिनेशन मत बताओ, सुनो मेरी बात। प्लांट वाली डेफिनेशन मत बताओ, सुनो मेरी बात। अर्थवर्म को काटूंगी तो अर्थवर्म के अंदर बेटा टेस्टिस भी मिलेगा, अर्थवर्म के अंदर ओवरी भी मिलेगा। अर्थवर्म कोई ऐसा नहीं है कि ये फीमेल अर्थवर्म है और ये मेल अर्थवर्म है, ऐसा नहीं होता। अर्थवर्म में एक सिंगल इंडिविजुअल के अंदर बेटा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी मिलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी मिलता है। तो अर्थवर्म यूनिसेक्सुअल नहीं है, अर्थवर्म इज कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल। Bisexual because it has male reproductive structures also, female reproductive structures also। मेरी बात समझ आ रही है? तो सबसे पहले तो यार तुम नोट करके लिखो, क्योंकि तुम्हें ये चीज पता ही नहीं है। तो तुम अपनी नोटबुक के टॉप पे, अपनी नोटबुक के टॉप पे कहीं इनका मतलब पहले लिख के रखो। नोटबुक के जो एकदम टॉप कॉलम होता है ना, वहां पे जगह है ना कहीं, वहां पे पहले एक नोट डाल के लिखो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल का मतलब, इनका मतलब क्या होता है, पहले ये नोट डाल के लिखो। सेक्स अगर सेपरेट है, सेक्सेस अगर सेपरेट हैं, मेल अलग इंडिविजुअल है, फीमेल अलग इंडिविजुअल है, तो यूनिसेक्सुअल। मेल अलग इंडिविजुअल है, फीमेल अलग इंडिविजुअल है, सेक्सेस अलग अलग हैं, यूनिसेक्सुअल कहा जाता है, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड, इसको और क्या बोलते हैं, डायोशियस। डायोशियस male and female individuals are separate, male and female individuals are separate, ठीक ठीक। बाइसेक्सुअल का क्या मतलब है? बाइसेक्सुअल के लिए बेटा टर्म यूज किया जाता है मोनोइशियस। इनको मेरे साथ साथ में बोला करो बेटा, ये टर्म्स तब आपको याद होंगी। मोनोइशियस के लिए ही एक टर्म यूज किया जाता है हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट, हर एक वर्ड इसका इंपॉर्टेंट है। बाइसेक्सुअल, मोनोइशियस, हर्मेफ्रोडाइट, हर एक वर्ड इसका इंपॉर्टेंट है, हर एक वर्ड, ठीक है। नंदनी बेटा अगर स्पेस नहीं है तो आप नोट उसी के नीचे, रिप्रोडक्शन के नीचे ही नोट डाल के लिखिए। कहीं तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा बेटा, तो आप उसी के नीचे एडजस्ट करके लिख लीजिए। विद इन द सेम इंडिविजुअल, विद इन द सेम इंडिविजुअल मेल एंड फीमेल इज प्रेजेंट।
within the same individual, male and female sex organs या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट, कोई भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? एक ही इंडिविजुअल में अगर स्पर्म और ओवा प्रोड्यूस हो सकता है, एक ही इंडिविजुअल में अगर कोई भी एक ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। क्या मेरी बात सबको समझ में आई एवरीबॉडी? इसको फटाफट से नोट करो। डन 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 करो, फिर मैं इसका बताऊंगी बेटा पॉरीफेरा का। यस यस, डन 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 डन। आगे बढ़ जाएं। हाय, इसको ऐसे मिटाया है ना, तो ये ऐसे हो गया है, कोई नहीं। तो बेटा आपके पॉरीफेरा क्या होते हैं? आपके पॉरीफेरा बाइसेक्सुअल होते हैं। जो पॉरीफेरा होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। पॉरीफेरा जो होता है बेटा हर्माफ्रोडाइट होता है, उसमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं। समझ आ गई बात? उसमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं। और पॉरीफेरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बेटा ये आप कहां पे पढ़ते हो? सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या आपने सुना है कि जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो गैमीट फॉर्मेशन के बाद होता है, जिनमें ओवा बनता है, जिनमें स्पर्म बनता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। और जिसमें बेटा बडिंग हो रही है या फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेकिन इसमें दोनों चीज हो सकती है बेटा, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। इसमें सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन हो रहा है। सेक्सुअल बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, जैसे हमारे में बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्योंकि हमारे में गैमीट बनते हैं, हमारे में गैमीट बनते हैं। इनमें भी गैमीट बन सकता है, ओवा एंड स्पर्म, लेकिन इनमें बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिख सकती है। और एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यस मैम 10th में पढ़ा था, यस। और इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन होता है। फ्रैगमेंटेशन का पूरा प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, ठीक है? तो एसेक्सुअल बाय फ्रैगमेंटेशन, तो दोनों तरीके की रिप्रोडक्शन इसमें दिखती है। दोनों तरीके की रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों दिखती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, दे आर हर्माफ्रोडाइट, यानी कि बाइसेक्सुअल होते हैं। इनमें सेक्सेस कतई सेपरेट नहीं होते, इनमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते। क्या इनमें डेवलपमेंट दिया हुआ है? वैसे इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दिया होता है, हाँ दिया हुआ है ना, ठीक है, डेवलपमेंट भी देख लेंगे। अब डेवलपमेंट बस लास्ट बचा हुआ है, फिर एग्जांपल्स। डेवलपमेंट बस लास्ट बचा हुआ है, फिर एग्जांपल्स। बेटा आप मुझे बताओ आपका डेवलपमेंट कैसा है? आपका डेवलपमेंट का मतलब है, अच्छा पहले आप मुझे एक दो चीजें, बेसिक चीजें बताओ, फिर आप यहां पे साइड में लिखो, ठीक है? आप मेरे को एक बात बताओ, जो ह्यूमंस हैं वो ओवी पैरस होते हैं या वीवी पैरस होते हैं, और इसका क्या मतलब है? ह्यूमंस जो होते हैं ओवी पैरस होते हैं या वीवी पैरस होते हैं? यस, ओवी पैरस या वीवी पैरस। और मतलब क्या है? हम एग लेइंग होते हैं, ओवी मतलब एग लेइंग, और वीवी पैरस का मतलब होता है बेटा गिविंग बर्थ टू द यंग वन। हम कैसे होते हैं? हम वीवी पैरस होते हैं। अरे कई बच्चे ओवी पैरस कह रहे हैं, कई बच्चे अपन को ओवी पैरस। बेटा ह्यूमन अंडा देता है, फिर अंडे के ऊपर बैठेंगे, फिर बच्चा आएगा, उआ, उआ। अपन ऐसे करते हैं, अंडा दे के उसको प्रोटेक्ट करते हैं, अंडे के ऊपर बैठे रहते हैं। कैसी बातें कर रहे हो? ओवा एग बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होना वो वाला अंडा थोड़ी है भाई। मुर्गी का अंडा जैसे देते हो हम भी वैसा अंडा देते हैं क्या? नहीं ना, अपन डायरेक्ट बर्थ टू द यंग वन। जो बच्चा पैदा होता है डायरेक्ट अंडा थोड़ी पैदा करते हैं अपन। क्या पैदा करते हैं? डायरेक्ट यंग वन को पैदा करते हैं। इसे बोला जाता है वीवी पैरस। आपको ये सारे टर्म्स अभी नहीं लिखने हैं, जहां जरूरत होगी बेटा मैं वहां लिखवाऊंगी। अभी मैं सिर्फ आपकी नॉलेज एक बारी टेस्ट कर रही थी, आपसे पूछ रही थी,
ठीक है, अपन ओवी पैरस नहीं होते हैं, हम बेटा वीवी पैरस होते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात तो ये, लेकिन यहाँ पे मैं डेवलपमेंट पूछना चाह रही थी, जैसे बेटा हम डायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट का क्या मतलब होता है? क्या हमारी बॉडी में या ह्यूमंस के केस में क्या लार्वल स्टेजेस के थ्रू हम पास करते हैं या हम लार्वल स्टेजेस के थ्रू नहीं पास करते? अगर कोई भी एनिमल में लार्वा बनता है, फिर लार्वा से आगे जाके एडल्ट बनता है, उसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। और अगर किसी में डायरेक्टली जैसे पैदा होते हैं वैसे ही पैदा होते हैं तो वो डायरेक्ट डेवलपमेंट। अब इनडायरेक्ट तो नहीं बोलोगे, अपन लार्वा तो नहीं बनते। बटरफ्लाई को सबने देखा होगा, बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई में पहले बेटा ऐसे कैटरपिलर बनता है और कैटरपिलर से बेटा आगे जाके क्या बनती है, खूबसूरत सी बटरफ्लाई, है ना। तो वो लार्वा है और लार्वा की शक्ल और एडल्ट की शक्ल कतई अलग अलग है। बटरफ्लाई कितनी खूबसूरत सी और लार्वा की शक्ल देखो, तो वो लार्वल स्टेजेस होते हैं जिनमें ऐसा लार्वा बनता है। लार्वा फिर जाके बेटा एडल्ट में कन्वर्ट होता है, ऐसी डेवलपमेंट को बोला जाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट मतलब द एनिमल विल पास थ्रू लार्वल स्टेज, बट अपन के केस में ऐसा नहीं है बेटा, हमारा डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, हम कोई लार्वल स्टेजेस के थ्रू पास नहीं करते। हालांकि कुछ लार्वा हमारे कमेंट बॉक्स में आते हैं बेटा, क्योंकि वो लार्वा जैसी बातें करते हैं, लेकिन बेटा हम लार्वल स्टेजेस से नहीं पास करते, हम डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं, ठीक है ना। इनमें कैसा होता है बेटा, इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब दे पास थ्रू लार्वल स्टेजेस। क्या मतलब है बेटा, दे पास थ्रू लार्वल स्टेजेस। समझ आ गई बात, समझ आ गई बात एवरीबॉडी? यस एवरीबॉडी, दे पास थ्रू लार्वल स्टेज, दे पास थ्रू लार्वल स्टेज। अरे मेरे जोक्स को ऑफेंडिंग वे में मत लिया करो, मैं मजाक करती हूं, ठीक है, इतना तो समझ ही गए होगे, ठीक है। ये मजाक मस्ती चलती है बेटा, कोई लार्वा नहीं है यहां। हालांकि बैक ऑफ द माइंड में तुम्हें पता है या नहीं है, पर ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, तो दिल पे नहीं लेने का, ठीक है। एक और चीज दी हुई है फर्टिलाइजेशन, वेरी गुड। एक और चीज दी हुई है फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, वो भी मैं समझाऊंगी, ठीक है। यस, फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है ऐसे करके फ्रैगमेंट हो गया, डिवीजन हो गया। अच्छा, फर्टिलाइजेशन भी बेटा दो प्रकार की हो सकती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल या एक्सटर्नल का क्या मतलब है, अगर बेटा किसी भी एनिमल में बॉडी के अंदर जाके फर्टिलाइजेशन होती है तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाती है। मतलब जैसे कि ह्यूमंस का केस ले लो, ह्यूमंस के केस में क्या होता है कि मेल के बॉडी के अंदर स्पर्म्स बनते हैं और वो स्पर्म्स बेटा फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफर होते हैं और फीमेल की बॉडी के अंदर जाके बेटा वो स्पर्म और ओवा जो है वो फ्यूज करती है, इसे बोला जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन उसका केस ले लो फ्रॉग, फ्रॉग्स में क्या होता है ना बेटा, जो मेल फ्रॉग होता है उसके स्पर्म्स पानी में रिलीज होते हैं और फीमेल का भी जो ओवा है ना बेटा वो पानी में रिलीज होता है और पानी में दोनों का मिलन होता है। बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमीट को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, उसे बोला जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लेकिन पॉरीफेरा के केस में कैसा फर्टिलाइजेशन है, पॉरीफेरा के केस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। पॉरीफेरा के बॉडी के अंदर जाके ही गैमीट फ्यूज होते हैं, तो इनका जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसा फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बेटा एक चीज और बताऊं, एक चीज ये, जैसे कि आपने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए एक टेबल बनाई है ना, वैसे ही जब हम सारे नॉन कॉर्डेट्स को पढ़ लेंगे ना, पॉरीफेरा से लेके हेमिकॉर्डेटा, तो उसके लिए भी हम एक छोटी सी टेबल बनाएंगे। छोटी तो नहीं बनेगी, बट हाँ कोशिश करेंगे बिल्कुल छोटी एक टेबल बनाए जिसमें हम उन कैरेक्टर्स को टेबल में ही लिखेंगे। बट मैंने आपसे हमेशा कहा था पहले आप अच्छे से उस चीज को पढ़िए फिर टेबल पे बढ़िए, ठीक है। यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है वो मैं अगले पेज में लिखती हूँ। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है, आप यहाँ पे एरो डाल के बेटा इसका मतलब लिखिए, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है तो मैं अगले पेज में लिखूंगी।
मेरे पास जगह नहीं है तो मैं अगले पेज में लिखूंगी। आपने यहां तक कर लिया है? आपने यहां तक कर लिया है एवरीबॉडी? यस, यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। लिख दो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब, ठीक है? आप बेटा वहीं पे लिखिए, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहां इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब लिख रही हूं। आपके पास जगह है, आप वहीं पे बेटा एरो डाल के लिखिए, ठीक है? स्पर्म एंड ओवा फ्यूज्ड within the body, within the body, this is called as बेटा internal fertilization, ठीक है? लेकिन बेटा 100 बातों की एक बात, क्या है 100 बातों की एक बात? अगर भाई साहब एग्जाम्पल्स ही याद नहीं है तो इतना सारा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ये आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रही हूं, ये मोटिवेशन है कि एग्जाम्पल्स याद करने हैं। भाई कल को तुम्हें पूछा जाए साइकॉन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है या नहीं, तो करोगे आई? साइकॉन तो अपन को पता ही नहीं है, तो साइकॉन क्या है, किस फाइलम से बिलोंग करते हैं पता होना चाहिए। कल को तुम्हें पूछा जाए यूस्पोंजिया हैज व्हिच टाइप ऑफ डेवलपमेंट, तो वो बेटा जब तक एग्जांपल्स नहीं पता होंगे, बेटा ऑब्वियस सी बात है तुम्हें एनटीए एकदम सीधा सीधा हो सकता है हमेशा क्वेश्चन ना दे कि पॉरीफेरा में कैसी फर्टिलाइजेशन है, ठीक है? तो तुम्हें एग्जांपल्स के थ्रू बेटा उसके फीचर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए देगा। और सबसे अच्छी बात पॉरीफेरा की ये कि इसमें सिर्फ 3 एग्जांपल्स हैं, इसमें सिर्फ 3 एग्जांपल्स है बेटा, तो आपको बिल्कुल मौत नहीं आएगी, बिल्कुल मौत नहीं आएगी, मजा आएगा। एग्जांपल्स हमारे पास, लेकिन सीलेंट्रेटा में काफी सारे एग्जांपल्स है, बट उसके नाम मेरे को बहुत प्यारे लगते हैं। तुम कहोगे कि मैम आपको तो सारे नाम प्यारे लगते हैं, बट तुम भी बेटा याद कर लोगे तो तुम्हें भी मजे आएंगे, ठीक है? देखो एग्जाम्पल्स इसके क्या क्या है बेटा, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? एक है यूस्पोंजिया, दो लोगों के नाम में बहुत कंफ्यूज होते हो, यूस्पोंजिया और एक स्पोंजिला। इन दोनों के नाम बेटा, ये साइंटिफिक नेम है इसीलिए मैं साइंटिफिक नेम लिख रही हूं बेटा, ठीक है? कैपिटल में फर्स्ट लेटर लिखना, अंडरलाइन कर लेना, ठीक है? और क्या, साइकॉन, ये इनके साइंटिफिक नेम है, ठीक है? और इनका कॉमन नेम क्या है? इन सबके कॉमन नेम क्या है? यूस्पोंजिया को क्या बोला जाता है? यूस्पोंजिया का कॉमन नेम है कॉमन बाथ स्पॉन्ज, कॉमन बाथ स्पॉन्ज। स्पॉन्जिला का कॉमन नेम क्या है? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। साइकॉन का कॉमन नेम क्या है? स्काइफा, ठीक है? डन, डन। दिस इज बेटा द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज एग्जाम्पल, दिस इज द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। अब मैं एनसीईआरटी की रीडिंग करा रही हूं, दिस इज द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला, ठीक है? यस? नहीं बेटा 2-3 बार एग्जाम्पल लिख लेगा तो बिल्कुल मौत नहीं आएगी, कसम से, कसम से मौत नहीं आएगी बेटा। 2-3 बार एग्जाम्पल्स अगर लिख लेगा ना, और हर दिन, शर्त ये है ना बेटा कि क्या करना है, शर्त ये है कि उसको बेटा अगले दिन के लिए नहीं टालना है। अगर तू उसी दिन का उसी दिन पढ़ लेगा तो बिल्कुल इजी रहेगा बेटा, बिल्कुल इजी रहेगा, ठीक है? अब बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, अब इसके बाद तुम एनसीईआरटी पढ़ो, देखो एनसीईआरटी कितनी सिंपल लगेगी। अब तुम इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी कितनी सिंपल लगेगी। अभी मैं तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ के बताती हूँ, ठीक है? और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद इसका एक हम क्विक रिवीजन करेंगे, पूरे फाइलम का क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है? यस बेटा, और इधर उधर के कोई एग्जांपल्स नहीं बताएगा मुझे, सिर्फ एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी, ठीक है?
एनसीईआरटी नहीं है तो बेटा एनसीईआरटी खरीदो यार, किस चीज का इंतजार है बेटा, करें एनसीईआरटी की रीडिंग। ठीक है, पहली बात तो बेटा डायग्राम आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। पहला डायग्राम किसका दिया हुआ है बेटा, पॉरीफेरा में साइकॉन, दूसरा बेटा किसका दिया हुआ है, यूस्पोंजिया, और तीसरा दिया हुआ है स्पॉन्जिला। ठीक है, तो आपको डायग्राम आइडेंटिफाई भी करना आना चाहिए। दिस इज साइकॉन, दिस इज बेटा यूस्पोंजिया एंड दिस इज बेटा स्पॉन्जिला। ठीक है, अब इसको एक बारी पढ़ो, क्या दिया हुआ है देखो, हर चीज हमने बेटा क्रिस्टल क्लियर होगी। अभी देखो एनसीईआरटी, मेंबर ऑफ दिस फाइलम इज कॉल्ड एज स्पॉन्जेस, हमने पढ़ा इनको स्पॉन्जेस बोला जाता है। जनरली मरीन, मोस्टली एसिमेट्रिकल, ज्यादातर समुद्र में रहते हैं, ज्यादातर एसिमेट्रिकल होते हैं। दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेल्यूलर, याद आ रहा है, प्रिमिटिव मल्टीसेल्यूलर के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया था, प्रिमिटिव मल्टीसेल्यूलर के लिए हमने बेटा क्या वर्ड यूज किया था बेटा, साइंटिफिक नेम तुम्हें पता है ना, तुमने 10वीं में साइंटिफिक नेम लिखना सीखा था ना, 2 लेटर में लिखते हैं, जीनस नेम एंड स्पीशीज नेम। ठीक है, यहां हम स्पीशीज मेंशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जीनस। ठीक है, हमने लिखा था प्रोटोजोआ मत लिखो, पैराजोआ। मल्टीसेल्यूलर मेटाजोअन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रिमिटिव मल्टीसेल्यूलर जिसे पैराजोआ बोलते हैं। देखो यहां पे आ गया ना, है ना। स्पॉन्जेस हैव अ वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। Water enter through minute pore called ostia in the body wall into a central cavity called as spongocoel. ठीक है, from where it goes out through the osculum, ये भी हमने बोला। The pathway of water is helpful in food gathering, खाने को कलेक्ट करने में, respiratory exchange, एयर की एक्सचेंज में, रिमूवल ऑफ वेस्ट यानी एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ठीक है, क्वानोसाइट्स और कॉलर सेल लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल्स। ठीक है, डाइजेशन इज इंट्रासेल्यूलर, बॉडी सपोर्टेड बाय ए स्केलेटन मेड ऑफ स्पिक्यूल एंड स्पॉन्जिन फाइबर। सारी बातें हम लिख चुके हैं, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, हर्माफ्रोडाइट, एक ही इंडिविजुअल में मेल फीमेल प्रेजेंट है। एग एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रैगमेंटेशन और सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, लार्वल स्टेजेस, विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट, मतलब जिसकी शक्ल मॉर्फोलॉजी यानी उसकी शक्ल, बाहरी जो शक्ल वो एडल्ट से डिफरेंट होती है। दैट्स इट, दैट इज इट बेटा। आप सोचो कि ये पूरा हमने इतने ज्यादा सिस्टमैटिक वे में किया है। प्रॉब्लम बेटा पता है क्या होती है, जब तुम इस तरीके से चीजों को अगर पढ़ोगे ना, इस तरीके से सिस्टमैटिक वे में, तो आपको चीजें बाद में आसान लगेगी। अगर ऐसे पैराग्राफ में चीजें पढ़ोगे तो पैराग्राफ में चीजें भूल जाते हैं, इसीलिए बोलते हैं पॉइंट्स बनाओ, इसीलिए बोलते हैं फ्लो चार्ट्स बनाओ। दैट इज द इंपॉर्टेंस। ठीक है, अब देखो बेटा क्या है, सिलेंट्रेटा में थोड़ा सा शुरू तो करूंगी, लेकिन फटाफट से जिनको ब्रेक लेना है वो अपना ब्रेक ले लो, पर क्लास में बेटा अभी कोई ब्रेक नहीं होगा। अभी तो तुम लोगों ने बेटा सेशन शुरू किया है, और मतलब सेशन शुरू किया मतलब अर्जुना अभी तो शुरू हुआ है बेटा, अभी आपको सेशंस के बीच में ब्रेक नहीं करना है, आदत बनानी है बेटा। धीरे धीरे आदत डेवलप होगी, अच्छी हैबिट्स को डेवलप करने में टाइम लगता है, तो एक साथ बैठने वाली हैबिट डेवलप करनी है। एक बारी बेटा, एक बारी क्विक रिविजन करें जो हमने पॉरीफेरा के बारे में पढ़ा है। यस जनता, एवरीबॉडी यस करे एक बारी, ठीक है, एक बारी करे रिविजन। चलो, पॉरीफेरा को बोला पोर बियरर्स, पॉरीफेरा की बॉडी में बहुत सारे छेद हैं, इसीलिए उनको पॉरीफेरा बोला जाता है, उनको स्पॉन्जेस भी बोला जाता है। कहां रहते हैं, एक्वेटिक, पानी में रहते हैं, लेकिन ज्यादातर कहां रहते हैं, समुद्र में रहते हैं, यानी मरीन। कुछ क्या होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का नाम बता दो, स्पॉन्जिला। ठीक है, क्या करते हैं, क्या ये मूव करते हैं या एक ही जगह पे फिक्स होते हैं? ये फिक्स होते हैं एक ही जगह पे, ये सेसाइल होते हैं, मूव नहीं कर सकते। इनकी बॉडी में एक खास बात है कि इनके पास वाटर कैनाल सिस्टम होता है, जिसमें कि इनके बॉडी में जो इतने सारे छेद हैं जिसके थ्रू पानी एंटर करता है, इसे ऑस्टिया बोलते हैं। उन छेद से बेटा पानी एंटर करके कहां जाता है बेटा, एक कैविटी के अंदर जाता है, जिसे स्पॉन्जोसील बोलते हैं। स्पॉन्जोसील में बेटा फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, जिनमें फ्लैजिला होता है, जिसे बोला जाता है क्वानोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स। पानी वहां घूम घूम के खाना भी गैदर करने में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, और अल्टीमेटली बेटा एक लार्ज ओपनिंग होती है जिसे ऑस्क्यूलम बोलते हैं, जिससे कि पानी बाहर चला जाता है। ये वाटर कैनाल सिस्टम पॉरीफेरा की खास बात होती है।
सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोई प्रॉपर बॉडी प्लान नहीं होता, कोई जर्म लेयर नहीं होते, सीलोम कोई नहीं होता, मेटामेरिज्म कोई नहीं होता, मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, नोटोकॉर्ड कोई नहीं होता, नो डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों करते हैं, एसेक्सुअल बाय फ्रेगमेंटेशन, सेक्सुअल बाय प्रोडक्शन ऑफ गैमीट, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर, इंटरनल डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, डाइजेशन, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यू स्पॉन्जिया, कॉमन बाथ स्पॉन्ज, वो प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है, साइकॉन स्काइफा, डन 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 डन। तो एक बारी दिल धड़कने दो, ठीक है, डन 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 हो गया है। जो हम कल के दिन बेटा पढ़ने वाले हैं, ये बहुत ही गंदे से फाइलम का नाम लिखा हुआ है, हम ढंग से लिख लेते हैं थोड़ा। सीलेंट्रेटा के बारे में, जिसको हम प्यार से निडेरिया भी बोलते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन करते हैं। बेटा पोल्स एक्चुअली मैं इसलिए नहीं करा रही हूं, भाई मैं करा रही थी पोल्स बेटा, पोल्स इसलिए नहीं क्योंकि पोल्स पर भी काम चल रहा है, सारे बच्चों के पास अभी पोल्स नहीं जाते हैं। जिस दिन मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी, जैसे कल ही मैं 1-2 क्वेश्चंस लेके आऊंगी जो भी हमने आज पढ़ा है उससे रिलेटेड, और फिर बेटा मैं क्या करूंगी, फिर मैं पोल्स करा दूंगी। हालांकि सबके पास अभी पोल्स शायद नहीं जाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए चिंतित मत होना, ठीक है। चलो आज हम थोड़ा सा बेटा जो भी बचे हुए कुछ 10-12 मिनट्स हैं, उसके लिए हम थोड़ा सा निडेरिया नाम के फाइलम को स्टार्ट करते हैं। निडेरिया, जिसे अपन प्यार से सीलेंट्रेटा भी बोलते हैं। निडेरिया, जिसे हम प्यार से सीलेंट्रेटा भी बोलते हैं। देखो निडेरिया नाम इसके एक बहुत 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 घातक, खतरनाक, एकदम शैतानी स्ट्रक्चर से आता है, जिसकी मदद से ये अपने आप को बचा सकता है, दूसरों से लड़ सकता है, दूसरों पे हमला कर सकता है, जिसे बोला जाता है स्टिंगिंग सेल। अपने आप को बचाने के लिए भाई अपने पास हथियार तो होना चाहिए, इनके पास भी एक हथियार होता है जिसकी वजह से इसे निडेरिया बोलते हैं। ऑफ कोर्स न्यू पेज से बेटा, बिल्कुल न्यू पेज से। तो आप पढ़ोगे इस चैप्टर में, इनफैक्ट एनसीईआरटी में साइड में बनाया भी हुआ है, जिसकी मदद से ये बेटा दूसरों को चुभाता है, अपना एक स्टिंगिंग सेल की मदद से दूसरों को चुभा के उसकी बॉडी में पॉइजन इंजेक्ट कर देता है, जिसे स्टिंगिंग सेल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका निडेरिया नाम जो आया है, हैज कम फ्रॉम द वर्ड, हैज कम फ्रॉम वर्ड नीडोसाइट, जिसके बारे में आगे पढ़ाऊंगी, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। आपको पता है मैंने ये फाइलम क्यों स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसके जनरल कैरेक्टर्स आप खुद लिख सकते हैं। मैंने इसीलिए स्टार्ट किया है क्योंकि जो पार्ट मैं अभी कराऊंगी वो आपको ऑलरेडी आता है, एक्सेप्ट हैबिटेट। ये रहता कहां है, उसको छोड़ के बेटा बाकी सारे फीचर्स आपको ऑलरेडी पता है। तो आज ही स्टार्ट करो ना यार, ठीक है। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है बात? यस यस। अब देखो अगर मैं बेटा इसके जनरल कैरेक्टर्स की बात करूंगी तो मोस्टली तुम्हें पता है यार, और कल से बेटा बिल्कुल अच्छे से इनके जनरल कैरेक्टर्स को खुद से लिख पाओ, इसीलिए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ के आना। और इसीलिए मैंने पहले दिन कहा था कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर मैं सिर्फ हैबिटेट को छोड़ दूं, बाकी सारी चीजें क्या तुम लिख सकते हो? तो मैं हैबिटेट के लिए अगर बेटा मैं बात करूं तो ये सारे एक्वेटिक होते हैं, और ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, ये मरीन वाटर भी हो सकते हैं। कुछ इनमें होते हैं जो सिसाइल होते हैं, यानी मूव नहीं कर सकते, लेकिन कुछ होते हैं जो मूव कर सकते हैं, जिनके बारे में कल की क्लास में बताऊंगी, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये भी पॉरीफेरा की तरह एक्वेटिक होते हैं, ये भी पॉरीफेरा की तरह मरीन भी होते हैं, और फ्रेश वाटर भी होते हैं, ठीक है। ये सिसाइल भी हो सकते हैं, यानी कि मूव नहीं कर पा रहे, लेकिन ये फ्री स्विमिंग भी होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री स्विमिंग? फ्री स्विमिंग का क्या मतलब होता है? इनमें कुछ एनिमल्स होते हैं, जेलीफिश देखिए सबने, जेलीफिश देखिए क्या खूबसूरत बेटा, अगर नहीं देखिए यूट्यूब पे एक बार ही देखना, ट्रांसपेरेंट सी बॉडी होगी और इस तरीके से मूव करती है पानी के मूवमेंट के साथ, ठीक है। पानी के मूवमेंट के साथ साथ अगर मूव कर सकता है कोई, उसे फ्री स्विमिंग कहते हैं। पानी के बहाव के साथ साथ वो मूव कर रहा है, राइट। तो ये दोनों प्रजाति होती है, इसमें दोनों तरीके के बेटा एनिमल्स हैं, ठीक है। तो मैं इसके हैबिटेट के बारे में क्या कह रही हूं बेटा कि भैया ये ऑल एक्वेटिक है, अगेन बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर,
बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर। इसके अलावा मैंने क्या बोला? हाँ ठीक है, इसके अलावा मैंने क्या बोला? दे कैन बी सिसाइल, दे कैन बी सिसाइल। सिसाइल का मतलब ऑलरेडी लिख चुके हो तो वापस से नहीं लिखना है बेटा। दे कैन बी सिसाइल और फ्री स्विमिंग। बढ़िया से बेटा सिस्टमैटिक नोट्स बनाने हैं। फ्री स्विमिंग, मूव विद वाटर करंट, पानी के बहाव के साथ साथ मूव करने वाले को फ्री स्विमिंग कहा जाता है। अब बाकी सारा अभी आप खुद करेंगे, ये बाकी सारा अभी आप खुद फिल करो बेटा। नंबर 2 हैबिटेट तो हो गया। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन खुद लिखो, जर्म लेयर खुद लिखो, बॉडी प्लान खुद लिखो, और क्या? सिमेट्री खुद लिखो, सीलोम खुद लिखो, फिर क्या है? सेगमेंटेशन, मेटामेरिज्म खुद लिखो, नोटोकॉर्ड भी खुद लिखो, और फिर मैं जो आंसर्स लिखूंगी उससे मैच कराना। ठीक है, लिख पा रहे हो कि नहीं मेरे को ये भी बताना। क्या बेटा देखो, 2-4 दिन मुझे बहुत मेहनत लगी तुम्हारे बैच में, 2-4 दिन मुझे बहुत मेहनत लगी तुम्हारे बैच में, जो स्टार्टिंग का 2-4 क्लास था। बट अगर तुम ये खुद से लिख पा रहे हो तो मैं ये समझूंगी कि मेरी मेहनत सफल रही। ठीक है, मैं इसीलिए बोल रही थी बेटा थोड़ा ट्रस्ट करो, थोड़ा पेशेंस रखो, पेशेंस के साथ में चीजें अच्छी होंगी। जब आप पढ़ाई करेंगे, जब आप खुद से ही लिख पाएंगे तो आपको लगेगा यार फाइलम की आधी कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे पता है और आधी हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बस वही बेटा चीज है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जर्म लेयर, 2 जर्म लेयर होती है, डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड सैक, सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, राइट, सीलोम, एसीलोमेट, एसीलोमेट, नोटोकॉर्ड एब्सेंट, मेटामेरिज्म एब्सेंट। दैट्स इट। आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही रखूंगी। आज के लिए इतना पैसा में इतना इंच मिलेगा, डायलॉग सुना है तुमने? बस आज इतना ही। एक होमवर्क क्या है? होमवर्क है एनसीईआरटी से सिलेंट्रेटा पढ़ के आना। होमवर्क है एनसीईआरटी से सिलेंट्रेटा पढ़ के आना, ठीक है? करेक्ट है सारे, बहुत बढ़िया। क्या आप लोगों ने यहां तक नोट भी कर लिया है? यस, मजा आया? मजा आया तो कमेंट्स में मुझे बताना लेक्चर के बाद, ठीक है? अब अगली क्लास के लिए बेटा रेडी हो जाओ। डन हो गया ना? थैंक यू वाली स्लाइड ले आऊं? हाँ, सॉन्ग हर दिन सॉन्ग। चलो आज मैं सुना रही हूं, लेकिन कल बेटा सॉन्ग सुनाने की शर्त यह है कि जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी मैं देखूंगी कितने प्रतिशत लोग अच्छा आंसर दे रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर सॉन्ग होगा। ठीक है, डन है वादा? तो सॉन्ग के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? आज तो चलो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, ऐसे ही सुना देते हैं। हाँ, बहुत मजा आया। चलो बहुत ही बढ़िया। क्या गाना सुनाओ यार? कोई गाना भी तो याद नहीं आता, इतने गाने गा दिए कि गाने खत्म हो गए हैं मेरे पास। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। हो चांदनी जब तक रात
देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ अर्जुनाज। ठीक है, ओ मेरे सपोलाज। थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू वेरी वेरी मच। पढ़ाई बेटा करते रहो, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आज का लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं कल के लेक्चर में फिर से 4 बजे, ठीक है, विथ फुल जोश फुल एनर्जी। अगले लेक्चर के लिए एनर्जी बनाओ, पानी पानी पियो बेटा, चाय वाय पियो, नो मोमोज। ओके, बाय बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।